चलिए स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोलो, कल वाले टॉपिक्स में कोई क्वेरी? चैप्टर नंबर 3 देख रहे थे अपने, फंक्शनल पॉलिसीज, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ये सब पे बात हो रही थी। तो अलग अलग फंक्शंस के बारे में डिस्कशन किया, एचआर के बारे में बात की, मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन किया। तो ये सब पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज ऑन पेज नंबर 59। ये प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सब में कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे, कंपनीज के केसेस भी आएंगे, तो उससे आपको क्लियर होता जाएगा प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में जो कैटेगरी है उसमें बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन मुझे पर्सनली भी लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। आप भी कभी इन फ्यूचर कोई बिजनेस अगर सेटअप करते हो ना, तो डिफरेंशिएशन पे हमेशा फोकस करना चाहिए। बेसिक मतलब ये है कि जो सब लोग कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, तो वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब आप जो बेच रहे हो मैं बेच रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं, एज इट इज सेम है। तो उसमें ना कभी अगर कोई यूनिकनेस नहीं है तो आपका बिजनेस उस लेवल पे ग्रो नहीं हो पाएगा जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं बाकी लोगों के कंपैरिजन में कुछ अलग होगा या कुछ बेटर होगा, तो ही एक वो फर्क दिखेगा ना कि यार ये बाकी सब प्रोडक्ट्स तो एक जैसे ही है, ये प्रोडक्ट बेटर भी लग रहा है, क्वालिटी भी सही है, प्राइस भी अच्छा है। या अगर प्राइस ज्यादा भी ले रहे हो तो उसके बदले वैल्यू फॉर मनी है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है बाकी लोगों से, अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग करना, ताकि आपका प्रोडक्ट या आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना उसमें डिफरेंशिएशन दिखे कि भाई बाकी लोगों से अलग जा रहा है वैसा। अब इसमें एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कौन सी कंपनी ने ये स्ट्रैटेजी लगाई है रिसेंटली और उनको रिजल्ट्स मिले। आप जो ये स्टेशनरी यूज करते हैं ना, पेन पेंसिल रबर ये सब, आजकल कौन सा ब्रांड चल रहा है जो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है? पेंसिल, स्केल, डॉम्स देखा होगा आपने। और डॉम्स जो है उसका रिसेंटली अभी आईपीओ भी आया लास्ट ईयर। तो डॉम्स जो है वो काफी प्रिवेलेंट है। मतलब स्टेशनरी आइटम में आप कुछ भी खरीदने जाओगे ना, नोटबुक से लेके स्केल या पेंसिल तक, आपको डॉम्स के प्रोडक्ट दिखेंगे। लेकिन कुछ साल पहले तक ये मार्केट डॉम्स का नहीं था। इसमें पुराने प्लेयर्स थे, जो नटराज, अप्सरा की पेंसिल की आप बात कर रहे थे, और क्लासमेट, और फ्लेयर, कैमलिन, ये सब कंपनीज थी। तो आपके स्कूल टाइम में आपने जो प्रोडक्ट्स यूज किए ना, जिन कंपनीज के, अभी ज्यादा साल नहीं हुए, सेलो, ये सब कंपनीज के प्रोडक्ट हैं। लेकिन इन सबको रिप्लेस करके अब मार्केट में हर जगह से डॉम्स दिखता है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि हर कोई डॉम्स पे शिफ्ट हो गया? जबकि मुझे ध्यान है 15-20 साल से यही दो चार कंपनियों का डोमिनियंस था। और फेबर कासल है, कैमलिन है, अच्छे प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे और पैसा भी बहुत अच्छा चार्ज करते थे, और चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से डॉम्स लास्ट 2-3 साल से मैं भी देख रहा था, कुछ भी स्टेशनरी खरीदने डॉम्स ही दिख रहा है हर जगह। तो इन्होंने एकदम से मार्केट कैप्चर कर लिया, मार्केट शेयर बढ़ा लिया। अच्छा, एक होता है मार्केट में सप्लाई भर भर के दे देना, और एक होता है कस्टमर का उसको एक्सेप्ट करना कि भाई हम डॉम्स का प्रोडक्ट यूज करेंगे। चलो स्टेशनरी आइटम में अपने लेवल पे अपन इतना दिमाग नहीं लगाते, यार मुझे एक स्केल खरीदनी है, 5-10 रुपए की प्लास्टिक की स्केल है, अब तू डॉम्स की दे दे यार, कैमलिन की दे दे, अप्सरा की या नटराज की, क्या फर्क पड़ता है? स्केल का मार्किंग सबका सेम ही होता है, तो कोई ऐसा फर्क नहीं है। लेकिन जो स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए कुछ ज्यादा ही, मतलब बोलते हैं ना, चीज मैटर करती है। वो आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, नटराज और अप्सरा का जो फाइट चल रहा था, वो आपने तब एक्सपीरियंस किया कि यार यही पेंसिल चाहिए, वही चाहिए। हाँ, बाद में पता चला कि पेरेंट कंपनी एक ही है, लेकिन दो ब्रांड्स अलग अलग थे। डॉम्स वाले ने इस चीज को टारगेट किया कि देख, मुझे अगर इस मार्केट में एंटर करना है तो जो बड़े प्लेयर बैठे इतने सारे, उन सबसे कॉम्पीट करना वैसे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर उनके जैसी सेम पेंसिल मैं मार्केट में रख दूंगा वही प्राइस पॉइंट पे, तो नटराज और अप्सरा छोड़ के कोई डॉम्स पे क्यों ही आएगा? उनको क्या ऐसा यूनिक लगेगा कि वो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड करें? तो दे टारगेटेड कि भाई स्मॉल चिल्ड्रन, जो स्कूल वाले बच्चे हैं ना,
उनको ना वो जो चीजें चाहिए जैसे रबर है या कलर्स है या पेंसिल है, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो उन्होंने पहले ना वो चीज पे काम किया कि यार वो, अब नटराज और अप्सरा पेंसिल देख लो, बहुत बोरिंग सी है, उसके डिजाइन में ऐसा कोई यूनिकनेस नहीं है, एकदम ओल्ड फैशन डिजाइन है। तो इन्होंने पहले ना वो पेंसिल का डिजाइन चेंज किया। अब बच्चों को क्या चाहिए होता है, वो कार्टून कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, थोड़ा कुछ यूनिक शेप चाहिए होता है, डिफरेंट कलर्स चाहिए होते हैं, तो वो अट्रैक्टिव लगता है। तो उन्होंने बोला कि यार ये बोरिंग पेंसिल को पहले थोड़ा बहुत कलरफुल और यूनिक बनाते हैं, तो डिजाइन पे काम करते हैं कि बच्चों को क्या पसंद आएगा। दूसरा प्रोडक्ट है आपका जो इरेजर आता है। अब वो इरेजर वो प्रोडक्ट है जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा खो जाता है ना। है ना, वो कभी ऐसा खत्म नहीं हुआ होगा कि यार ये इरेजर अब खत्म हो चुका है। वो कहीं ना कहीं खो जाता है, ठीक है। तो वो नॉन डस्ट का जो इरेजर आता था बड़ा वाला, अपने खरीदते थे तो बड़ा वाला लेके आते, ज्यादा चलेगा। वो जल्दी खो जाता था, तो उसमें एक्चुअली देखा जाए तो पर यूनिट लॉस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो इतना बड़ा रबर कहीं ना कहीं खो गया और फिर किसी और को मिल गया। अच्छा, वो पूरा है ना अपने पाउच में रखते हैं तो इंक वाला हो जाता है, तो लोग फिर धो के यूज कर रहे हैं उसको चमका के, किया है कभी ऐसा? हाँ हाँ, वॉशेबल है। रबर में क्या होने वाला है, उसको पूरा धो दो, ऐसा चमक जाता है, पूरा नया हो जाएगा। और उसको धोने के बाद सेटिस्फेक्शन अलग फील होता है कि इतना गंदा रबर था एकदम साफ हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, वो बॉल पेन उसके अंदर घुमा के ना उसको, हाँ, उसमें होल कर देते हैं और खेल रहे होते हैं। अब वो जहां से उसको होल करना शुरू करो वहीं से वो टूटना शुरू हो जाता है। फिर दो रबर बन जाते हैं। बोले चलो अपने पास एक बैकअप में है, तो एक मेन कंपास में रहेगा, एक बैग में रखा होगा कि इमरजेंसी में अगर ये खो गया तो दूसरा अपने पास उसका एक हाथ पड़ा हुआ है। तो यही हालत होती है स्टेशनरी की। अब वो जो रबर आते थे ना पुराने वाले, वो अगेन उसकी जो रबर की स्मेल होती थी और टिपिकल रबर की स्मेल आपको फील होती थी। हाँ, और कलर वलर भी डिसेंट सा है, एकदम ट्राई व्हाइट कलर का है, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, उसके अंदर ना सेंटेड रबर यूज करना स्टार्ट किया डॉम्स वालों ने। एंड दे मतलब वो साइंटिफिकली भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सी फ्रेग्रेंसेस बच्चों को पसंद आएगी। तो उस टाइप की फ्रेग्रेंसेस, उस टाइप के रबर के शेप, कार्टून कैरेक्टर्स के शेप, फ्रूट्स के शेप वैसा, और वैसे ही उसको सेंटेड फ्रेग्रेंस दी। अब वो प्रोडक्ट हो गया अट्रैक्टिव। अब ऐसा है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि नॉर्मल जो आपका नॉन डस्ट का इरेजर आ रहा है वो एकदम बेसिक शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, स्क्वायर, उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है। कलर या तो प्लेन व्हाइट होगा या और कोई कलर होगा, उससे ऊपर कुछ नहीं है, फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है। हर पॉइंट पकड़ा जहां प्रॉब्लम थी, उसको सॉर्ट किया, क्योंकि अभी तक अगर मार्केट में ऐसा कोई नहीं सोच रहा है तो अच्छी बात है ना, अपने लिए अपॉर्चुनिटी, हम क्यों ना ट्राई करें। अब जब इन्होंने ट्राई किया तो मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। अब जब स्टेशनरी शॉप पे बच्चे को लेके जा रहे हैं पेंसिल रबर दिलाने, नया साल शुरू हो रहा है, तो स्कूल में नया साल शुरू होने का एक्साइटमेंट ही अलग था, है। आप लोगों ने भी वो फील किया होगा कि अब नई नोटबुक खरीदेंगे तो पूरा सेट नया आएगा, मतलब पिछले साल का कोई सामान अपने को कैरी फॉरवर्ड करना नहीं है, बैग से लेके बुक तक सब कुछ नया आएगा। तो पूरा कंपास बॉक्स नया रेडी कर रहे हैं, तो वो खरीदने की ना एक्साइटमेंट अलग, क्योंकि ये सब चीजें कलरफुल होती है ना, नई पेंसिल ये वो। और वो कंपास बॉक्स के अंदर पेंसिल भी एकदम सजा के रखते हैं अपन। पहले दिन जाते एकदम सजा के रखी होती है कि ये इधर वो उधर, पूरा ऐसे कंपार्टमेंट बना रखे हैं। अगले दिन कुछ कहाँ होगा, दो चार दिन के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, बट वो शुरुआत में एक्साइटमेंट अलग है। फिर वो नोटबुक के ऊपर आप वो कवर ववर लगाते थे, हाँ, स्टिकर्स लगा रहे हैं। हाँ, तो स्टिकर में भी कौन सा कार वाला चाहिए या बारबी वाला चाहिए या कोई और कार्टून कैरेक्टर वाला चाहिए। हाँ, तो सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती थी, तो वो परचेज करने का भी एक्साइटमेंट था। उस चीज को इन्होंने टैप किया कि यार बाकी कंपनीज ये नहीं कर रही ना, तो हम करेंगे। अब उसके बाद क्या है, जब बच्चे खरीदने जा रहे हैं ना, अब वो नॉर्मल नॉन डस्ट का इरेजर और ये कलरफुल फ्रेग्रेंस वाला इरेजर डेफिनेटली वही उठाएंगे। अब इससे ना देखो फायदा क्या हो गया, एक तो आपकी मार्केट में अपील, अट्रैक्टिवनेस क्रिएट हो गई कि जो कोई नहीं कर रहा वो हम कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। दूसरा पता है, इसकी वजह से वो प्राइस पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मल अगर इरेजर 10 रुपए का आ रहा है ना, ये 12 या 15 भी चार्ज करेंगे, 20 भी चार्ज करेंगे ना, तो भी बिकेगा। क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि यार 10 के बदले 15 का चलना ठीक है, बच्चे को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, दिला दिया, क्या हो गया, अट्रैक्टिव भी लग रहा है। इवन पेरेंट्स भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो चल भाई बच्चे को पसंद आ रहा है तो अट्रैक्टिव चीजें तो ले ली। अब वो 10 का 15 दे रहे हैं, शायद उसकी मेकिंग कॉस्ट में उतना फर्क नहीं है, बट जो वैल्यू आपके माइंड में क्रिएट हुई ना, उसके लिए वो 10 का 15 देने को रेडी हो गया। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन और उसका रेवेन्यू अपने आप ग्रो करने वाला है। अब ये कंपनी धीरे धीरे जो है आईपीओ तक पहुंच चुकी है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। अच्छा, नई कंपनी नहीं है, मैं खुद भी अब ये सब मार्केट स्टडी करते रहते हैं। तो ये डॉम्स का आईपीओ आया या मार्केट में इसका हाइप हुआ ना, उसके एक दो साल पहले से मैं देख रहा था कि यार ये मार्केट एकदम चेंज हो गया है। कुछ भी स्टेशनरी खरीद रहा हूँ तो डॉम्स ही दिख रहा है। तो मार्केट अच्छा बना लिया, तो मैं भी देख रहा था कि यार फर्क तो है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को हटा के अगर इसने मार्जिन कैप्चर कर लिया है तो कुछ यूनिक तो किया। अब जब इसकी फिर बाद में केस स्टडी आई, जब आईपीओ आता है तो क्या है, सब जगह वीडियोस और एनालिसिस और डॉक्यूमेंट्रीज आती है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो उसमें आया कि ये जो कंपनी डॉम्स है, गुजरात की कंपनी है, यहीं की लोकल है। तो इन्होंने ये बिजनेस जो है वो अभी स्टार्ट नहीं किया है, 1979 या 80 से इसी फील्ड में है। और जो ओनर है, डॉम्स के फाउंडर है, उनकी ना पेंसिल बनाने की फैक्ट्री है। तो उन्होंने पेंसिल बनाना शुरू किया स्टार्टिंग में, और व्हाइट लेबलिंग करते थे, मतलब ये अप्सरा और जो नटराज की पेंसिल है ना, वो ये लोग ही बनाते थे।
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, नटराज वाला खुद पेंसिल नहीं बना रहा, इनकी पेंसिल की फैक्ट्री है गुजरात में, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था कि भाई तुम पेंसिल बनाओ जो क्वालिटी हम बोल रहे हैं और ब्रांडिंग हमारा कर देना। तो इनको एक्चुअली में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था इस चीज को बनाने का कि पेंसिल्स बनती कैसे है। तो वो फील्ड में नए नहीं, वो बहुत साल से दूसरी कंपनीज के लिए काम कर रहे थे। एक पॉइंट पे उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम अपना खुद का ब्रांडिंग करेंगे। अब वो व्हाइट लेबलिंग ठीक है, दूसरों को बना के दे रहे हैं, लेकिन हम खुद भी एक ब्रांड क्रिएट करके इस नॉलेज का फायदा उठाएंगे। अब जब ये इन्होंने शुरू किया ना, तो इवन स्कूल्स में भी जाते हैं, स्कूल के साथ टाई अप करते हैं, ये सब बिजनेस वहां से आता है। स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट से बात करके उनके साथ टाई अप करते हैं। फिर वहां पे क्या होता है ना, वो ड्राइंग कंपटीशन रखते हैं, पेंटिंग कंपटीशन रखते हैं, स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। वहां पे डॉम्स की किट जो है वो फ्री में देते हैं, मार्केटिंग होती है, ब्रांडिंग अपने आप होती है, ये सब करना पड़ता है। अच्छा, वहां से फिर बच्चों का प्रेफरेंस और सर्वे भी किया उन्होंने कि क्या उनको प्रॉब्लम है, क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है। जब तक आप बायर का टेस्ट नहीं समझोगे, तब तक उसको प्रोडक्ट कैसे प्रोवाइड करोगे। तो ऑन ग्राउंड उतरना पड़ता है इतना बड़ा बिजनेस बनाने के लिए। ये आप खाली बोर्ड मीटिंग में डिसीजन ले लो बैठ के, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो होगा नहीं। ऐसी कंपनीज की रिसर्च से मालूम पड़ता है कि अगर आपको इस लेवल पे कोई बिजनेस क्रिएट करना हो, तो ऑन ग्राउंड आपको कितना जाना पड़ेगा। तो स्कूल्स के साथ टाई अप करके अपनी वैल्यू क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं, तब जाके वो ब्रांडिंग हो रही है। फिर कितनी बार आप देखते हो स्कूल वाले भी तो किट प्रोवाइड करते हैं, और छोटे बच्चों को नर्सरी में, जूनियर केजी में, सीनियर केजी में, स्कूल से ही आपको वो ड्राइंग की किट मिल रही है। अब स्कूल के साथ टाई अप होगा, तो स्कूल वाले भी आपका ब्रांड पहले प्रेफर करेंगे। अच्छा, स्कूल में कितने बच्चों को किट बांटते होंगे वो? 400, 500, 1000 बच्चे एक स्कूल में हो सकते हैं। तो सीधा सीधा बिजनेस मिल रहा है स्कूल से, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें करके उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट की। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मेनली वही है कि आपको बाकी लोगों के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखाने के लिए उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन करने चाहिए जो मार्केट में कोई ऑफर नहीं कर रहा वैसा। ये सेम केस स्टडी जो है ना, हल्दीराम तो आपको पता ही, अब तो ये कोई छोटा ब्रांड तो है नहीं। तो हल्दीराम कौन से प्रोडक्ट से शुरू हुआ और किस चीज के लिए फेमस है? जो भुजिया सेव या बीकानेरी सेव आती है, तो बीकानेरी सेव जो है हल्दीराम की, वो उसकी मेन यूएसपी है, मेन प्रोडक्ट है। अब जो बाकी प्रोडक्ट्स वो लोग बेच रहे हैं उसकी तो अब लिमिट नहीं है, बहुत सारा पोर्टफोलियो बढ़ा लिया, पैकेज फूड है या रेस्टोरेंट सेगमेंट है वो सब कर लिया, बस शुरुआत वहीं से हुई। अब ये जो बीकानेरी सेव या भुजिया सेव का जो बिजनेस है, वो बिजनेस भी एकदम स्टैंडर्ड था। मतलब आप अगर मार्केट में जाओगे ना, तो 50 लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई यूनिकनेस नहीं थी। अब जो इसके फाउंडर है उन्होंने वही ऑब्जर्व किया कि यार सब लोग सेम चीज बेच रहे हैं, उसके दादाजी भी सेम चीज बेच रहे थे, उसके पापा भी सेम चीज बेच रहे थे, और लाइन लगी है मार्केट में। तो एक ही जैसी चीजें सब लोग बेचेंगे तो बोले फायदा क्या, यूनिकनेस तो कुछ है ही नहीं। अब इन्होंने थोड़ा बहुत रेसिपी चेंज करना स्टार्ट किया कि बाकी सेव और इनकी सेव में कुछ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो बोले टेस्ट में पहले वीकनेस पकड़ी कि भाई वो सेव जो है उसका टेस्ट में कहाँ खराबी है, बेटर क्या हो सकता है। अलग अलग रेसिपीज ट्राई की, इंग्रेडिएंट्स चेंज किए, जो दाल और वो सब इसमें हो रही है उसका मिक्सचर चेंज किया। फाइनली उनको एक मिक्सचर ऐसा मिला रेसिपी का जो आज आप कंज्यूम कर रहे हो। वो टेस्ट बाकी सारी टेस्ट से बेटर था जो लोकल सेव बिक रही थी। फिर इन्होंने क्या किया, सोचा कि यार टेस्ट तो बेटर किया है, और वापस वही लूज पैकिंग में बेचेंगे भैया, 200 ग्राम बांध दो, 250 ग्राम बांध दो, वैल्यू नहीं क्रिएट होगी। बोला पैक करके बेचेंगे, फिक्स पैकेट साइज में बेचेंगे और कुछ ब्रांडिंग दे देंगे। अब जब वो मार्केट में आप जा रहे हो ना, तो आपको 50 दुकानों में वो ओपन खुली सेव एक जैसी दिख रही है, और इनकी एक ब्रांडेड पैकेट वाली सेव एक दिख रही है। टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट में तो फर्क है, मेन तो यूएसपी टेस्ट का है, लेकिन पैकिंग और ब्रांडिंग की वजह से ना वो सबसे अलग दिख रही है। तो अपने आप लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं, और जो लोकल में जितना प्राइस लोग दे रहे थे ना, उससे डबल प्राइस देके भी खरीदने को रेडी थे, क्योंकि उनको वैल्यू फॉर मनी दिख रहा था, ब्रांडेड क्वालिटी, सेफ्टी के वे पैक है, तो क्वालिटी अच्छी हाइजीनिक लग रही है, तो बिकना शुरू हो गया। तो बाकी प्रोडक्ट्स के जैसे ही अगर बेचते रहते तो इतना बड़ा ब्रांड बनता ही नहीं जो आज वो है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बिजनेस को स्टैंड आउट करने में बहुत हेल्प करती है एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, वो पॉइंट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। हाँ, कॉस्ट लीडरशिप में बेसिक आइडिया वो है कि आपकी कॉस्टिंग इतनी कम हो कि कोई उस लेवल पे ना पहुंच सके, एंड बिकॉज ऑफ योर लो कॉस्ट एंड लो प्राइस आप प्रोडक्ट को या मार्केट को केटर कर पा रहे हो, वैसा है। इसमें आपको अगर एग्जांपल लेना है, तो एक प्रोडक्ट है अपना पार्ले जी। पार्ले जी बिस्किट जो है, इतने साल से वही 5 रुपए का पैकेट आ रहा है, और पता है गेम क्या है? साइज छोटा करना है। हाँ, उसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, एक वर्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं ना, वैसे एक टर्म है श्रिंकफ्लेशन। हाँ, ये एक्चुअल टर्म है, आप सर्च करोगे गूगल पे आपको मिलेगा। श्रिंकफ्लेशन का मतलब ये है कि अगर महंगाई बढ़ रही है और आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, तो क्वांटिटी घटा दो। तो एक्चुअली बात तो वही हो गई। अब क्या, पार्ले जी वो स्टैंडर्ड है, 5 रुपए का पैकेट बिकता है, अब वो 5 का 6 नहीं कर रहे, 7 नहीं कर रहे। एक तो क्या, छोटे पैसों का प्रॉब्लम होता है। चाय पीते हैं, उसमें भी होता है कटिंग चाय 5 रुपए की, तो सही है भाई, छोटे पैसे, 5 का सिक्का होता है या 10 रुपए में 2 चाय पी ली वैसा। अब वो 7 रुपए की हो गई ना, तो 2-3 रुपए के सिक्कों के लिए प्रॉब्लम होती है, तो वो ऑड नंबर हो जाता है।
एक तो 5 रुपीज उनको चेंज नहीं करना था क्योंकि इतने साल से उस प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं। बट यार महंगाई तो बढ़ रही है। अब 20 साल पहले के 5 रुपए, आज के 5 रुपए का फर्क है। तो आइडियली वो 5 रुपए का पैकेट तो 15 रुपए का हो जाना चाहिए था। तो उन्होंने वो नहीं किया। उसकी जो क्वांटिटी है ना उसको कम कर दी। एक तो पार्ले जी की बिस्किट भी बेचारी डाइट पे है, खुद पतली होती जा रही है। हाँ, आपने 10 साल पहले पार्ले जी खाई होगी ना, तो पार्ले जी की बिस्किट की थिकनेस अलग थी। तो लोग क्या वो भी गिनते हैं ना कितनी बिस्किट आ रही है पैकेट में। गिनते हो, 5 रुपए का पैकेट खोला, इसमें 4 बिस्किट है, इसमें 3 बिस्किट है, इसमें 7 है, लोग गिनते हैं। तो बोले नंबर ऑफ बिस्किट भी कम नहीं कर सकते, वो भी लोग गिन रहे हैं। बोले काम करो, बिस्किट को ही पतला कर दो। वेट कम हो गया ना उसका, तो अपने आप वो कॉस्टिंग निकल आई, तो उसको श्रिंकफ्लेशन बोला जाता है। और बहुत सारी कंपनी ये करती है। पार्ले जी छोड़ो, डेयरी मिल्क देख लो। डेयरी मिल्क तो देखो इतने साल से खा रहे हो। हाँ, तो आपको पता होगा कि वो ट्रांजिशन कैसा हुआ है। पहले 10 रुपए की डेयरी मिल्क ना अच्छी खासी थिक आती थी। अच्छे से खाओ, सेटिस्फेक्शन होता था। अभी तो लगता है पेपर की बनाई है। 10 रुपए की तो ऐसे टूट जाती है ना, तो तुमने यार चॉकलेट दिया कि उसका छिलका दिया, पता ही नहीं चल रहा है। इतनी पतली आती है। तो 10 रुपए के प्राइस पॉइंट को अभी भी बेच रहा है, लेकिन क्वांटिटी कम करती है। तो वो एक कंसेप्ट होता है। तो कॉस्ट लीडरशिप में ना हम अपने कॉस्ट का, प्रोडक्शन कॉस्ट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ले जी इतनी बल्क में मैन्युफैक्चर होती है रेगुलरली, कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जितना लो है, बाकी किसी नए प्लेयर के लिए उस लेवल पे जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उतनी डिमांड भी तो नहीं है। देखो, आप कम साइज में प्रोडक्ट बनाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा ही रहने वाला है। बल्क में बनाओगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम होगा। अब जिसको इतनी ब्रांडिंग मिल चुकी है वो बल्क क्वांटिटी का फायदा लेगा, तो वो होने वाला है। दैट इज द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। और भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज है। वॉलमार्ट इसी स्कीम पे काम करता है। एक फर्नीचर ब्रांड है आइकिया करके। ठीक है, सुना होगा मे भी आपने तो। अपने यहाँ पे भी इंडिया, बैंगलोर में तो है, सूरत में भी शायद ओपन हुआ था। आई डोंट नो। सूरत में नहीं। ठीक। तो काफी जगह पे ब्रांड है। मतलब फॉरेन कंट्रीज में बहुत चलता है, क्योंकि एक तो चीप है। होममेड, मतलब हाउस फर्नीचर अगर आपको चाहिए, ऑफिस फर्नीचर चाहिए ना, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, वो लोग क्या है ना, आपको फर्नीचर घर पे भेज देते हैं। अब इंडिया में सिस्टम अलग है। मेरे इन लॉज में एक रिलेटिव है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो वहाँ पे भी आइकिया बहुत फेमस है, वहाँ चलता है। तो बोले फर्नीचर जो है ना पूरा घर पे ऑर्डर से, ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर पे मंगवा लेते हैं। अब बेड ऑर्डर किया, तो बेड मंगवाया, तो वो सारे पार्ट्स आ गए उसके। अब उसकी यूजर मैन्युअल आती है, टूल्स आते हैं। आप खुद बैठ के फिटिंग करो। हाँ, तो बोरिंग सी लाइफ है। मुझे पता नहीं फॉरेन में लोग इतना क्यों भागते हैं, सैटरडे संडे पलंग बना रहे बैठ के। मतलब पागल हो कि हम या कारपेंटर को पैसे देके कुर्सी पे सामने बैठे, बोले ठीक से काम करें तो पैसे नहीं दूंगा। और वहां खुद ही कारपेंटर हुआ। ठीक है, वैसा है। बोले सैटरडे संडे हम क्या कर रहे हैं? बोले आज पलंग बना रहे हैं। बोला क्यों? तो कारपेंटर। बोले अफोर्ड ही नहीं कर सकते कारपेंटर, इतने डॉलर वो ले जाएगा ना। बोले इतने डॉलर तो मैं दिन के नहीं कमाता हूँ जितने वो मांगेगा। इससे बेटर मैं खुद ही फिटिंग कर लूँ। तो बंदा क्या है, वो यूजर मैन्युअल देख रहा है, यूट्यूब पे उसका ट्यूटोरियल वीडियो देख रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ फिक्स करना है, स्क्रू लगा रहा है, फिर बेड बना रहा है। फिर शाम को खुश हो रहा है कि मैंने खुद बनाया। बोलो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसलिए खुद बनाना पड़ रहा है। इंडिया में तो टेंशन ही नहीं, अपने तो कारपेंटर पकड़ के ले आते हैं, दो चार काम और भी करा लेते हैं, थोड़े पैसे भी काट लेते हैं उसके, और राजा की तरह जीते। है ना, वो फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, वही वही, जहाँ भाई आया भाई आए हो तो यहाँ पे एक एक ईंटें लगा दो। तो वो दो चार फ्रेम घर में पड़ी होती है, लटकानी बाकी है। तो वो कारपेंटर आते हैं तभी आ जाते हैं, तो अपने तो सारा वसूल लेते हैं। एक काम बोल के उसको बुलाते हैं, पैसे फिक्स करते हैं, फिर अपन चार काम करवाते हैं। अच्छा, वो एक काम के पैसे भी जो फिक्स किए उसमें थोड़ा बहुत काट लेते हैं। होता ही है ऐसा। हाँ, अच्छे से नहीं गया है, ठीक से काम नहीं किया, इतने ठीक है, फिर अगली बार देख लेंगे, फिर अगली बार ले लेना, ऐसे करके अपने उसको भेज देते हैं। वो खुद ही सोच रहा था अगली बार मैं आऊंगा तो ना, ऐसे ऐसे काम कराओ, मैं नेक्स्ट टाइम आने ही नहीं वाला हूँ वैसे। तो वो सिस्टम अलग है। अच्छा, दीवारें भी खुद ही पेंट कर रहे होते हैं। हाँ, वो भी है। मतलब आप है ना मल्टीटास्कर बन जाते हो, आपको सब कुछ आएगा, ये करना ही खुद पड़ता है। तो कारपेंट्री भी आप सीख जाओगे, वॉल पेंटिंग भी सीख जाओगे, सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि लेबर अपने अफोर्ड ही नहीं कर पाते। और घर की सफाई भी खुद ही करनी है, क्योंकि वो भी अफोर्ड नहीं होता है, तो काफी हेवी काम है। एक दोस्त कनाडा में, हस्बैंड वाइफ है, मैरिज हुई है अभी, वहां पे दोनों जॉब कर रहे हैं। तो सैटरडे संडे का भी वीडियो कॉल करते हैं। बोले क्या कर रहा है? बोले सफाई कर रहे हैं हम लोग। बोला यार संडे सफाई के लिए रखा है? बोले हाँ, ये मंडे टू सैटरडे टाइम नहीं मिलता है, तो संडे सफाई के लिए रखा है। बोला हैपनिंग लाइफ है तुम्हारी, क्या कर रहे हो? नो डाउट, घूमते फिरते भी है, ऐसा भी है, बट वो फिर एक संडे डेडिकेट किया हुआ है कि इस संडे ना पूरे घर की सफाई करनी है। वो बाकी पड़ी हुई है, तो महीने का एक संडे या दो संडे आपका क्लीनिंग में जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। तो पॉइंट वही है कि आइकिया का जो फर्नीचर है, क्योंकि वो लोग एक तो क्वांटिटी में बना रहे हैं, स्टैंडर्डाइज है, मोबाइल ऐप से परचेस कर रहे हो तो पूरे इंडिया में कोई भी खरीद सकता है। तो उनके ना कॉस्टिंग पर यूनिट कम हो जाती है। जितना कस्टमाइजेशन या स्पेसिफिक डिजाइनिंग होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। जितना स्टैंडर्डाइजेशन होता है ना, कॉस्ट कम हो जाती है। तो आप किसी लोकल फर्नीचर वाले से वो बेड बनवाने जाओगे, तो वो आपको प्राइस ज्यादा बोलेगा। आइकिया वाला आपको सस्ते में दे सकता है, क्योंकि वैसे सेम बेड उसमें हजारों क्वांटिटी में बनाए होंगे और उसके 50 स्टोर पे पड़े होंगे। तो स्टैंडर्डाइज हो गया वैसा, तो ये पॉइंट है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। मार्केट सेगमेंटेशन में बहुत एग्जांपल्स है। एक एग्जांपल आप ले लो, एरियल, सर्फ एक्सेल, ये सारे प्रोडक्ट्स का। कभी गए हो खरीदने ये सब सामान? जाते हो लेने? तो देखा आपने डीमार्ट में या कहीं पे कोई भी किराने की दुकान पे जब आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, तो वहां पे आप देखना एरियल और सर्फ के जो पैकेट होते हैं,
उसमें ना अलग अलग वेराइटी आती है। अब उनका आइडिया वो है कि भाई देखो, कोई भी इनकम रेंज का बंदा हो, चाहे वो एकदम लोअर मिडिल क्लास हो, उससे पुअर कैटेगरी हो, अपर मिडिल क्लास हो, रिच पर्सन हो, एकदम अल्ट्रा रिच कैटेगरी कोई भी हो, हमें उसको केटर करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, एरियल ब्रांड से सिर्फ एक पर्टिकुलर डिटर्जेंट नहीं बेचते कि भाई 100 रुपए किलो का पाउडर है यही मिलता है, ऐसा नहीं होता। आप देखना उसमें वेरायटी होती है, कलर या पैकेट का कलर चेंज कर देंगे, कुछ उसमें नाम ऐड कर देंगे एरियल के साथ साथ, और लेकिन उसका रेट बढ़ा देंगे। तो आपको ना 100 रुपए किलो से लेकर ना 500 रुपए किलो तक वेरायटी मिल जाएगी। चार पांच रेंज होती है। अब आपके कपड़े कितने महंगे हैं, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लो कि आपको पाउडर कौन सा जमेगा। ठीक है, वैसा है। बहुत महंगे कपड़े पहन रहे हो, आपको लगता है ये सस्ता पाउडर तो पूरा कपड़े कलर ही खराब कर देगा, तो है उसमें हैवी वाला वेरिएंट भी है। तो दे आर ट्राइंग टू सेगमेंट द मार्केट के भाई डिवाइड कर देते हैं। लेकिन कोई भी इनकम सोर्स का बंदा हो, अगर उसको डिटर्जेंट पाउडर चाहिए ना, एरियल वाला बोलता है मेरे पास आपकी रेंज में है। आपको 50 रुपीज केजी चाहिए तो वो भी है, 150 चाहिए, 250 चाहिए, 300 चाहिए, सारे हैं। आप उसमें से कोई भी परचेज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में? दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। एरियल, सर्फ, सैमसंग की बात अपन कर ही रहे थे। तो ये 1500 रुपए से लेके उसके बाद 1.5 लाख तक के फोन है, और हर 2-4 हजार के प्राइस पॉइंट पे एक हैंडसेट होगा ही होगा। तो वो क्या है ना, हर सेगमेंट को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मोबाइल खरीदने आया तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सैमसंग का फोन लेके जाना चाहिए, वो पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में करते हैं। सेलिब्रेशन का पैक देखा है? सेलिब्रेशन का पैक, स्टार्टिंग स्टार्टिंग प्राइस पॉइंट क्या है उसमें? 100 वाला, उससे भी छोटा आता है, 50 वाला भी आता है। 50 वाला वो ऐसा जो, हाँ, उसके अंदर पैक जैसा आता है। और 100 वाला वो बॉक्स में आता है वैसा, ठीक है। वो 50 में हैम्पर टाइप का आता है, छोटा सा। अब उनको मालूम है कि ये सेलिब्रेशन जो है वो गिफ्ट के लिए लोग यूज कर रहे हैं, उन्होंने बनाया इसीलिए। और जैसे रक्षाबंधन आता है ना, रक्षाबंधन का जो अनाउंसमेंट होता है वो सेलिब्रेशन वाला ही करता है, क्योंकि उसका टीवी पे ऐड आता है, भाई बहन वाला, समझ में आ जाए अच्छा रक्षाबंधन आने वाला है। नहीं तो आके चला जाए, शायद याद भी ना है, लेकिन वो रिमाइंड कराता है। तो एक रक्षाबंधन पे आता है, दिवाली पे आता है। तो उसको पता है कि गिफ्टिंग का सॉल्यूशन है, तो भाई गिफ्टिंग के टाइम पे ऐड तो देनी पड़ेगी। अब उनको ये भी मालूम है कि अलग अलग प्राइस पॉइंट हम इसलिए ऑफर कर रहे हैं क्योंकि हर कोई अपने बजट के हिसाब से देता है। अब यार कहीं जाना है, कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, खाली हाथ जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा, फॉर्मेलिटी वाली चीज है। फिर है कि बजट भी देखना है। तो यार 100-200 वाला ठीक है, बहुत ज्यादा महंगा देने का कोई सेंस नहीं है। तो सेलिब्रेशन वालों को पता है इंडियन बायर की मेंटेलिटी। तो उसने क्या है ना, हर 50 रुपए गैप पे एक सेलिब्रेशन निकाल रखा है। 50 का आता है, 100 का आता है, 150 का आता है, 200 का आता है। फिर अगर आपको ऐसा है कि भाई बहुत अच्छी कैटेगरी में देना है, या कोई एकदम क्लोज में देना है जहाँ सस्ता देंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो बोले 100 रुपए वाले सेलिब्रेशन तो बहुत खराब लगेगा। फिर आप सोचो कोई बात नहीं, दो ले जाते हैं। वो तो और खराब लगेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो स्टील का बॉक्स आता है, ठीक है। उसमें चॉकलेट भी हैवी होती है, ये अपने 100 रुपए वाले तो वही अपने 5 स्टार और ये सब निकलेगी। उसके अंदर ना वो ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट होती है, चॉकलेट कोटेड। हाँ, सिल्क वाली भी होती है। अब वो क्या है, किसी को आप दोगे तो लगेगा कि हाँ भाई महंगी चीज लेके आया है। तो उन्होंने वो भी केटर कर रखा है कि स्टील का बॉक्स है, अच्छा बॉक्स बाद में काम आता है। क्वालिटी है, सोने का बॉक्स रखा है उसका, एकदम गोल्डन कलर का। तो वो आप खाली करने के बाद उसको यूज करो, वो देखना मम्मी के कबर्ड में से ही निकलेगा आपके। हाँ वो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, धोखा खाना है, हाँ वो भी है। वो तो फ्रिज में होता होगा ना, आपके साथ नहीं होता? वो अपने आइसक्रीम के डब्बे, मटर निकलते हैं। मैं तो ऐसे बैटिंग कर रहा था, इसमें मटर होगा कि आइसक्रीम होगी। क्योंकि आइसक्रीम मंगवाई तो थी, अब कौन से डब्बे में आइसक्रीम में कौन से मटर है आप देख लो। तो पता चला मंगवाई थी लेकिन सबने खा ली है, तो इसमें मटर ही निकले। हाँ, कुछ भी हो सकता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है रात के टाइम पे, है ना। रात को लेट जाग रहे हैं, नींद में से उठे, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, अब वो क्रेविंग के टाइम पे अगर मटर निकले तो पूरा मूड खराब हो जाता है। मतलब दिन के टाइम में चलो जाके लेके आ सकते हैं, रात के टाइम में आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई, अब तो चल देखते हैं, और मटर निकले तो बहुत मूड खराब होता है। और दो चार डब्बे रखे हो, सारे खोल के देखे ना, आखिरी डब्बे तो उम्मीद होती है कि शायद इसमें आइसक्रीम निकल है, लेकिन जो आखिरी वाले मटर निकला ना तो पूरा मूड खराब हो जाता है। तो वो तो है, यही सब चीजें रखी होती है। मटर होते हैं, फिर अपने वो कॉर्न होते हैं, फिर वो टोमेटो की प्यूरी होती है, उसको भी जमा के रखा होता है, सब्जी वब्जी बनानी थी बाद में तो काम आती है। तो ये सब चीजें निकलती है, कोई फायदा नहीं है। चलो, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन में ये सब ब्रांड्स जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक एक सेगमेंट पे फोकस करके सबको केटर करना है। यार अब मैं सामान बना के बेच रहा हूँ तो बिकना चाहिए ना, कि मेरा ही बिके, दूसरा क्यों बिके। बिजनेस में तो यही होता है। तो एरियल वाला सोचेगा ना कि डिटर्जेंट बिक रहा है तो एरियल का बिके। फिर वो महंगे कपड़े हो, सस्ते हो, अमीर हो, गरीब हो, प्रोडक्ट हमारा यूज होना चाहिए। तो उस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। दे ट्राई कि वो कलर वेरिएशन, पैकिंग थोड़ा डिफरेंट कर दो। जो प्रीमियम बायर है ना, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये 50 रुपए वाला भी आता है। बात समझ आ रही है? तो जो उसके लिए क्वालिटी होगी ना, पैकिंग में ऐसी हैवी रखोगे, जब वो 500 रुपए किलो वाला खरीद रहा है ना, तो उसके माइंड में परसेप्शन बिल्ड होना चाहिए कि अच्छा ब्रांड है। ये नहीं होना चाहिए इनका तो 100 रुपए वाला पाउडर भी आता है, ये वाला पता नहीं कैसा होगा। तो थोड़ा ना सेगमेंटेशन करते हैं ना, तो वो ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कलर कॉम्बिनेशन, पैकिंग की क्वालिटी, वो भी थोड़ा वो लोग डिफरेंशिएट करते हैं। और वो जो सस्ते वाला होगा ना, उसका पैकिंग थोड़ा लो रखेंगे,
उसको अलग पोजीशन करेंगे, महंगे वाले को अलग करेंगे, ताकि वो महंगा खरीदने वाले को ये ना लगे कि मैं चीप कंपनी का प्रोडक्ट महंगे दाम में खरीद रहा हूँ। वो भी तो परसेप्शन नहीं आना चाहिए। तो ये सब बड़ी टफ चीजें होती है, मार्केटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटेजी। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे ना जो खरीदने वाला है ना, उसको ब्रांड से शायद फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ प्राइस से फर्क पड़ता है, और ब्रांडिंग की इतनी वैल्यू भी नहीं होती। एक एग्जांपल है मैच स्टिक्स, माचिस आती है। अब माचिस खरीदते टाइम आप ब्रांड पे फोकस करते हो क्या? 2 रुपए का पैकेट आता है, क्या उसमें इतनी छोटी सी माचिस में आप ब्रांड देखो कौन सी कंपनी का है? अब पता है क्या है, सब कंपनी 2 रुपए की मैच स्टिक बेच रही है, आप निकालोगे 5 रुपए वाली, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी, चलेगी क्या? आप ब्रांडिंग कर रहे हो। ऐसे प्रोडक्ट्स में ना बायर को ब्रांड से मतलब ही नहीं, तो उसमें उसको प्राइस पॉइंट वही चाहिए जिस प्राइस में सब प्रोडक्ट बेचते हैं। तो वहां पे ना हमें अपनी कॉस्ट पकड़ के रखनी पड़ती है, और प्राइस वही रेंज में रखनी पड़ती है जहां पे बाकी लोग बेच रहे हैं। अब मार्जिन बढ़ाना है तो कॉस्टिंग घटाओ, और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं वैसा। यहाँ प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटेजी में ना ये सब प्रोडक्ट्स में इशू आ जाता है। पानी की बोतल में भी कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज मिनरल वाटर जो है ना, उसमें लोगों को ब्रांड से फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम लोगों को फर्क पड़ता है, और ज्यादा नहीं। बाकी मेजोरिटी पब्लिक तो ऐसा है, मिनरल वाटर में पैकेज में कोई भी कंपनी की बोतल होगी ना, अपने ले लेंगे। फिर वो किनले है, बिस्लेरी है, एक्वाफिना है, या कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि पैकिंग में बॉटल दिखती है तो लगता है कि सेफ होगा, सही है, क्लीनली पैक्ड है तो ठीक है, हाइजीन का इतना इशू है नहीं। और अपने वैसे भी इतना हाइजीन पे पानी को लेके तो नहीं जाते हैं, किसी की बोतल में से मांग के पी लेते हैं, उतना कोई फर्क नहीं पड़ जाने वाला, जैसे अपने को कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कोई इशू आता नहीं है। तो अगर मिनरल वाटर होगा तो कोई भी ब्रांड का फर्क नहीं पड़ता वैसा है, तो आप प्राइस पॉइंट मैटर करता है और कुछ नहीं। हाँ, बिस्लेरी के तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही अलग है। आप सारे अल्फाबेट जो है, बिल्सेरी बिस्लेरी कुछ भी कर दो चलेगा। बिस्लेरी वाला मुझे लगता है खुद दुकान पे जाके कंफ्यूज हो जाता होगा कि मेरी वाली बॉटल कौन सी दूसरी कौन सी है, क्योंकि सेम फॉन्ट कलर सेम फॉन्ट स्टाइल, खाली अल्फाबेट इधर उधर, वो इटैलिक्स में किया तो उसका एंगल भी सेम टू सेम, कुछ फर्क नहीं होता। तो खरीदने वाले का ध्यान भी ना जाए, वो बिस्लेरी जैसा कुछ पढ़ के ले लेगा। होता भी है ना, देखो आधा इंडिया पढ़ा लिखा नहीं, स्पेलिंग तो सबको पता नहीं है। अब बिल्सेरी लिखा है कि बिस्लेरी लिखा है, दिखने में वैसी ही है, खरीद के पी लो वैसा है, तो वो पॉइंट होता है। वो तो अलग ही केस है। बेचारा बिस्लरी वाला ऐसा फंस गया ना, मैंने मैं करूँ क्या? लोकल वाले बॉटल मेरे से ज्यादा बेच रहे, ज्यादा कमा रहे हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने वो चीज करने की, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, बिकॉज एक तो टीवी पे ऐड दिया, मैंने खुद देखा था वो चीज, मैं एसएम पढ़ा रहा हूँ इतने साल से, तो वो दिमाग में ऐसे ऐड देखता हूँ, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि ये एग्जाम्पल अपने काम आएगा। और बिस्लरी का ऐड देखा टीवी पे दिखा रहा है, बोले क्वालिटी चेक हमने किया है, ऐसा है वैसा है, 114 क्वालिटी चेक्स बिफोर पैकेजिंग द बॉटल। बोला पानी में क्या 114 क्वालिटी चेक? इतने तो अंदर चीजें होंगी नहीं कि तूने इतना चेकिंग कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? अब वो लोग क्या है ना, ऐड दिखा के डिफरेंशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ना, वो लोकल बॉटलर्स जो पानी पैक करके बेच रहे हैं उससे बेटर है, आप वो मत पियो ये पियो। बट वो इंडियन पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता है। एक तो देखो अपनी इम्यूनिटी कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रांग है। हाँ, वो मिट्टी में खेल के ऐसे गंदे गंदे हाथों से खा पी के अपन ऐसे ही बड़े हो गए, फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी इम्यूनिटी उतनी वीक नहीं है कि थोड़ा सा पानी में कुछ क्वालिटी है, एक दो चेक कम होंगे तो बीमार हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। पर वो बेचारा परेशान हो रहा है डुप्लीकेसी से, तो करे क्या? बोला चलो टीवी पे ऐड देके ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इतना वर्क नहीं किया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि इनके पास एक ऑप्शन है ना, केस फाइल कर सकते हैं। जहां ये बिलसेरी वाला दिखा उसके ऊपर केस फाइल कर दो, भाई कौन है इसका बॉटलर बताओ। पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक, क्योंकि इंडिया में ऐसे करोड़ों होंगे, हजारों लाखों भी नहीं, करोड़ों होंगे, छोटे छोटे एरिया में अपना अपना बॉटलिंग प्लांट लेके बैठे हैं, लोकल एरिया में सप्लाई करते हैं, और रेट में इतना फर्क है। बिस्लरी जिस रेट पे दुकानदार को बॉटल देता है, उससे 50% प्राइस पे देते हैं, ये फैक्ट है। मतलब 20 रुपए की बॉटल है ना, दुकानदार को किनले और बिस्लरी 12 रुपए की पड़ती है, 8 रुपए कमाते हैं बॉटल पे, और ये लोग देते हैं 6 रुपए 7 रुपए में, 8 रुपए में। अब आप सोचो बिस्लरी वाला कहाँ पहुंचेगा वहां तक? अब दुकानदार को क्या फर्क पड़ता है, जब कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता, दुकान वाले को फर्क नहीं पड़ता। अब मैं रिटेलर हूँ, मुझे 20 रुपए की बोतल अगर 12 में मिलेगी, और दूसरा मुझे 8 में दे रहा है, मैं 8 वाली बेचूंगा। मैं 12 वाली क्यों बेचूंगा? मेरे भी तो 4 रुपए बन रहे हैं ना उसके अंदर, तो मार्जिन भी तो उसका बढ़ जाता है। तो इस वजह से क्या है ना, वो लोग प्राइसिंग ही वैसी रखते हैं। और लोकल बॉटलर जो है उसकी कॉस्टिंग नहीं, उसको 114 क्वालिटी चेक करने नहीं पड़ते, वो सीधा नल से भर के पैक करके दे दे, कुछ पता नहीं चलने वाला है। पॉइंट वो है, खरीदने वाले को पता नहीं चल रहा है, तो सारा गेम हो जाता है मार्जिन का। इतना बड़ा ब्रांड है, 7,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है बिस्लेरी की, उसके बाद भी सोचो डुप्लीकेसी से ऐसा परेशान है। अब सोचेगा अगर मैं केस फाइल करने गया, तो जितना बिक रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो सारा लिटिगेशन एक्सपेंस में चला जाएगा। कितने बॉटलर पे पूरे इंडिया में छोटे छोटे लोगों पे केस करूंगा? अच्छा, इनका फैसला कब होगा? कभी आएगा भी कि नहीं आएगा? वो पॉइंट है। तो इसलिए उन्होंने छोड़ रखा है उसको कि जाने दो, कोई फायदा नहीं है। सप्लाई चेन पे ध्यान दो, मार्जिन पे ध्यान दो। मार्जिन में तो बीट कर ही नहीं सकते। सप्लाई चेन में भले कर ले कि भाई जहां और कोई कंपनी की पानी की बोतल नहीं पहुंच रही वहां पहुंच जाए, या फिर टाई अप्स कर ले।
कि भाई इस जगह पे जैसे मॉल्स हैं या फिर थिएटर्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ टाई अप कर ले कि भाई तुम लोग ये लोकल प्रोडक्ट नहीं बेचोगे, हमारे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं, वैसा कुछ तो वो एक हो सकता है। अदरवाइज तो उनके फाइट करने के लिए कुछ है नहीं। नेक्स्ट इसके बाद क्वालिटी स्ट्रेटेजी। क्वालिटी स्ट्रेटेजी में एक एग्जांपल आप एयरटेल का ले सकते हो, एयरटेल ब्लैक। एक सीरीज लॉन्च की थी उन्होंने एयरटेल ब्लैक करके, ये भी बेचारे परेशान हो गए थे जियो से। तो जो प्राइस वॉर है वो तो आपने देखी है, क्योंकि आपने खुद ही उसके मजे लिए, सस्ता फ्री का रिचार्ज करा करा के, ठीक है। तो प्राइस वॉर के तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप ही हो। और अब जो है पे बैक टाइम चल रहा है आपका, वो भी आपको पता है कि जितना मुफ्त का यूज किया ना सारा पे बैक करना पड़ेगा। तो वो तो दुनिया गोल है, वो तो होने ही वाला है, ठीक है। कब तक फ्री का डेटा यूज करते रहोगे, कभी तो अंबानी जी पैसे चार्ज करेंगे। अब ये जो जियो का प्राइस वॉर चल रहा था ना, तो एक पॉइंट पे सब कंपनी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि यार ये बहुत हो गया अभी। ठीक है भाई, तेरा हर धंधे में मार्केट डिसरप्शन का स्ट्रेटेजी है, लेकिन एक पॉइंट पे ना सुधर जाना चाहिए। फिर पूरी इंडस्ट्री डूब रही है, तू खुद भी डूब रहा है, लेकिन तू वेट कर रहा है कि सबसे पहले बाकी लोग डूब जाए और मैं बच जाऊं लास्ट में। वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। तो एक पॉइंट पे इन्होंने ट्राई की, एयरटेल और वोडाफोन ने सबने, कि भाई नेगोशिएट करते हैं, बैठ के बात करते हैं कि प्राइस वॉर बंद कर देते हैं और एक स्टेबल प्राइस पे आ जाते हैं। रिलायंस वाला तब नहीं मान रहा था, अब मान गए सब, क्योंकि अब कितने टाइम चलेगा, उनको भी एक पॉइंट पे तो ये बंद करना ही था, लेकिन तब मान नहीं रहा था। एयरटेल ने फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम लोग अब जियो के साथ प्राइस वॉर में नहीं है। अगर आपको सस्ता डेटा चाहिए आप जियो में चले जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट कस्टमर अब है वो कस्टमर जिसको ना प्रीमियम नेटवर्क चाहिए, कंसिस्टेंट स्पीड चाहिए, और नेटवर्क ब्रेक नहीं होना चाहिए। भाई कॉलिंग में नेटवर्क ब्रेक होता है, बिजनेस खराब होता है, टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आपको ये गारंटी देंगे कि हमारा नेटवर्क वीक नहीं होगा, इंटरनेट प्रॉपर चलेगा, और कॉल कट नहीं, कॉल ड्रॉप का जो प्रॉब्लम आता है, कॉल ड्रॉप नहीं होगा। तो बोले वो लेवल पे हम काम करेंगे। ये सस्ता डेटा और सस्ते कॉलिंग से हमको मतलब नहीं। तो अगर आपको प्रीमियम सर्विस चाहिए तो आप हमारी कंपनी ज्वाइन करो। सस्ता डेटा चाहिए, 4 बार कॉल करता है आपको, चलता है, जियो में जाओ। उन्होंने क्लियर वो बोल दिया कि हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जियो पे नेटवर्क इश्यूज काफी थे, और सस्ता है तो लोग चला रहे थे, अब फ्री का मिल रहा है तो फिर कोई कंप्लेंट क्यों करेगा। तो उन्होंने बोल दिया कि हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, प्राइस वॉर में नहीं पड़ना है, कस्टमर जाते हैं तो जाए। तो एयरटेल ब्लैक करके उन्होंने एक नई सीरीज लॉन्च कर दी, एडवर्टाइजमेंट में भी वो लोग थीम भी वैसा यूज कर रहे थे, तो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे थे कि भाई हम प्राइस वॉर में नहीं है, फोकस स्ट्रिक्टली जो है वो क्वालिटी पे। और ये भी खतरनाक इन लोगों का पूरा कंपटीशन चला है, जियो वर्सेज एयरटेल। जो आप देख रहे हो ना, एक्सट्रीम फाइबर एयरटेल का, और ये जियो का जो जियो टीवी, जियो फाइबर, ये सब आ गया। एयरटेल ने बहुत अच्छी स्कीम लगाई, मतलब जियो को किसी ने सच में टक्कर दिया ना तो वो एयरटेल है। क्योंकि इन लोगों ने देखो, इनके पास टेलीकॉलिंग सर्विसेज, सिम कार्ड सर्विसेज तो है ही। डीटीएच में भी एयरटेल डिश टीवी में काफी साल से है और अच्छा चलता है। मेरे पास भी था, हमने बहुत एयरटेल यूज किया पहले। अभी तो मैंने घर पे केबल कनेक्शन है ही नहीं, मैंने काफी साल से बंद कर दिया, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मतलब क्या देखे टीवी पे। हाँ, अगर वो डेली सोप लगा दी तो हो गया काम खत्म। वो तो बर्दाश्त ही नहीं होते। एक बार ऐसे ही कहीं टीवी चल रहा था घर पे, तो वो चैनल घुमा रहा था, जो केबल था, तो वो डेली सोप आया, पता नहीं घर पे बैठा था उस दिन क्या था। मतलब देखता तो हूँ इसमें आता क्या है, लोग इतना मतलब क्यूरियोसिटी से 2-2 हजार एपिसोड, 3-3 हजार एपिसोड चलता क्या है। तो मैं देखा, एक वो लीड कैरेक्टर थी, वो रो रही थी, और बैकग्राउंड में एकदम वो मैयत वाला म्यूजिक बज रहा था। तो मैं बोला चल अभी कुछ हुआ होगा इसकी लाइफ में, रो रही होगी, पता तो चले हुआ क्या है। 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, 7 मिनट हो गई, रोई जा रही है, वही बैकग्राउंड म्यूजिक, वही रोना, रीजन भी पता नहीं चल रहा। क्या पता अगले हफ्ते पता चलेगा क्यों रो रही है, तब तक रोती रहेगी। मैं सोचा यार बेवकूफ बनाने की स्कीम अलग है, 30 मिनट का एपिसोड है, 11 मिनट पे ऐड आती है, 18-19 मिनट का एपिसोड है, 7-8 मिनट से तो रो रही है ये। तो तुम दिखा क्या रहे हो। और लोग देखे जा रहे हैं हर रोज उसको। मैं बोला यार ये तो अलग टाइम पास है। फिर न्यूज चैनल लगाया, अब उसमें सुबह जो चल रहा है शाम को वही चल रहा है, वही इंडिया पाकिस्तानी चल रहा है इनका, और कुछ है नहीं इनके पास। मतलब तुम लोग यार परेशान कर दिया। मैं रिचार्ज कराना बंद कर दिया, मतलब ये टीवी चैनल का काम नहीं अपना, बंद ही कर दो। पर एयरटेल का डिश टीवी जो है वो काफी पॉपुलर है और बहुत चलता है। इन्होंने ये दिमाग लगाया कि हम टेलीकॉलिंग में है, मतलब सिम कार्ड सर्विसेज में है, डीटीएच में है, इंटरनेट में भी है, क्यों ना इसको इंटीग्रेट कर दे। तो जो एक्सट्रीम एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और ये सब जो इन्होंने पूरा इंटीग्रेशन निकाला, अब वो क्या कर रहे हैं ना, कस्टमर को अपने सिस्टम में ट्रैक कर रहे हैं कि भाई सिम कार्ड भी एयरटेल का होगा, आपका डिश टीवी भी एयरटेल का होगा, और इंटरनेट भी एयरटेल का होगा। तो आप तीनों का कंबाइन पैक ले लो। अब वो क्या हो गया ना, आप एक कंपनी के सिस्टम का हिस्सा हो गए, तो अब आप जियो में जाओगे ही नहीं, क्योंकि तीनों चीज आपको एक ही साथ मिल रही है। वो पैक भी एक साथ निकाल दिए। अब ये जियो वाले को बाद में स्ट्राइक हुआ कि यार ये धीरे धीरे करके ना कस्टमर सारे अपनी तरफ खींच रहा है। अब अपना ना डिश टीवी भी नहीं चल रहा, अपना इंटरनेट भी नहीं चल रहा, और टेलीकॉलिंग भी नहीं चल रहा, क्योंकि इसने तीनों सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया। फिर जियो वाला भी लेके आ गया। अब आप जियो का कनेक्शन लोगे तो उसमें आपको वो कॉलिंग भी फ्री दे देगा, आपको इंटरनेट भी दे देगा, आपको डीटीएच में वो इतने चैनल्स का कनेक्शन भी दे देगा। इंटीग्रेशन जो किया ना, वो ये एयरटेल ने शुरू किया, और जियो वाला फिर कंपटीशन में फॉलो बैक करने आया कि जो मेरे जियो कस्टमर है, जियो वाले कस्टमर एयरटेल में पोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको तीनों सर्विसेज एक कंपनी में एक मोबाइल ऐप में साथ में मिल रही है।
तो दिमाग लगा के इन्होंने अच्छी टक्कर दी है और दोनों कंपनीज में फाइट चल रहा है। और एयरटेल के स्टॉक ने भी उस हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 3-4 साल में, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेटेजीज। प्रॉफिटेबल है कंपनी और अच्छा वो लोग पैसा रेज करके बिजनेस कर रहे हैं, तो सही चीज है। तो क्वालिटी स्ट्रेटेजी में आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। कल अपन वो रोल्स रॉयस की बात कर रहे थे, वो क्वालिटी स्ट्रेटेजी, उनको सिर्फ क्वालिटी से मतलब है, प्रीमियमनेस से मतलब है, वैसा है वो तो अलग ही लेवल की प्रीमियमनेस है। 5 स्टार होटल्स आईटीसी की बात कर रहे थे, तो वो ब्रांड अपने होटल के फोटो देख के समझ आ रहा होगा कि उनका फोकस जो है वो क्वालिटी पे वो रहने वाला है। नेक्स्ट, डिलीवरी स्ट्रैटेजी। हाँ, ये तो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है। हाँ, वो ऑनलाइन डिलीवरी। एक पहले था ऑफलाइन रिटेल बिजनेस जो इतने साल से चल रहा था, फिर आया ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। अमेजोन वाला आपको गारंटी दे रहा था प्राइम डिलीवरी 24 आवर्स, सेम डे डिलीवरी। उसमें भी अपने को लग रहा था यार एक दिन में कैसे सामान पहुंचाएगा घर तक, और वो लोग कर रहे हैं प्राइम में और ये सब में। इसके बाद एक और सेगमेंट आया, इसको बोलते हैं क्विक कॉमर्स। ये जो आपका स्विगी और इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट चल रहा है, दिस इज एक्चुअली क्विक कॉमर्स। इसको ई कॉमर्स में भी एक एडवांस लेवल पे नाम दे दिया, इसको बोलते हैं क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स मतलब आपको ई कॉमर्स वाले गुड्स जो है ना वो कुछ मिनट्स में आपके घर पे पहुंचा देंगे। अब ये स्टार्ट किया था बिग बास्केट वाले ने। हाँ, मैं बिग बास्केट बहुत यूज किया, और 2015 16 17 में आया ये स्टार्टिंग में, तो 16 17 में तो बहुत यूज किया, बिकॉज टाटा वाले का ब्रांड है, टाटा का इन्वेस्टमेंट है। तो बिग बास्केट वो लोग प्रमोट कर रहे थे। तो ये सारा एफएमजीजी का सामान जो है डेली गुड्स वाले ना घर पे लेके जाएंगे। अब इनिशियली क्या होता है, इन्वेस्टर की फंडिंग होती है, तो ये लोग कैश बर्निंग करते हैं, डिस्काउंट दे दे के, कैशबैक दे दे के आपको हैबिट डालते हैं। अब तल सब चलता था क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट, 1000 रुपए की शॉपिंग पे 250 रुपए कैशबैक, 250 रुपए इंस्टेंट डिस्काउंट, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी। मतलब इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। अब मेरे घर के सामने डीमार्ट है, मैं मंगवाता था बिग बास्केट से, क्योंकि वहां जाओ, लाइन में लगो, बिल बनवाओ, उसमें एवरेज डिस्काउंट आता है 6%, 12%, 15%। ये दे रहा है 1000 की शॉपिंग पे 250 रुपए कैशबैक, 25%। अब मुझे पता है इन्वेस्टर के पैसे जला रहा है, बट जब तक जला रहा है मेरा तो फायदा है ना। अब मैं यहाँ बैठे बैठे यहीं से ऑर्डर दे रहा हूँ बिग बास्केट के ऐप पे। उसमें क्या उन्होंने वो शेड्यूल कर दिया था कि आप टाइम स्लॉट फिक्स कर दो कि इस टाइम स्लॉट पे आपके घर पे डिलीवरी हो जाए। तो अगर सेम डे टाइम स्लॉट खाली है तो, नहीं तो नेक्स्ट डे। तो 4 to 7, 7 to 10, मॉर्निंग 10 to 12, ऐसा कुछ टाइम स्लॉट उसमें फिक्स है, उसमें ही वो देके जाएगा। तो ये भी नहीं कि पूरा दिन घर पे बैठे रहो, कब आएगा कब नहीं पता नहीं। 3 आवर्स का स्लॉट होता है, उसमें कभी भी आ सकता है, तो उतना उन्होंने किया। अब ये बिग बास्केट ने स्टार्ट किया तो बाकी कंपनीज भी आ गई, तो अभी जो आप देख रहे हो, अब इन्होंने क्या किया, 10 मिनट्स डिलीवरी। बिग बास्केट ने शुरू किया था 30 मिनट्स डिलीवरी, फिर ये लेके आया 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स में कितने प्लेयर आ गए, ब्लिंकिट आ गया, ये जेप्टो जेप्टो ने पहले स्टार्ट किया। जेप्टो के फाउंडर्स बहुत यंग लड़के हैं, आप लोगों की एज के होंगे, इतने यंग है। तो उन्होंने जेप्टो स्टार्ट किया, फंडिंग उठाया, और बिजनेस अच्छा भला चल रहा है अभी, मतलब बना रहे हैं उसको। लॉस मेकिंग हो सकता है, लेकिन उन्होंने स्टार्टअप क्रिएट कर दिया, तो वो अच्छा एग्जाम्पल है। ये सब कंपनी क्विक कॉमर्स लेके आई। अब 10 मिनट वाला जब इन्होंने लॉन्च किया, उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। फ्लिपकार्ट वाला आया 5 मिनट्स। हाँ, फ्लिपकार्ट ने लॉन्च कर रखा है। अब बोल तो रहे 5 मिनट्स डिलीवरी ऐसे करके, हाँ 5 मिनट्स। अब मैं सोच रहा हूँ यार तुम लोग ऐसे रेस लगाते रहोगे, 30 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, फिर बोलेगा 30 सेकंड, घर के बाहर ही दुकान खोल देंगे। और जैसे ही ऑर्डर प्लेस करो, बेल बजा दी, बोलो 30 सेकंड डिलीवरी। मतलब ये कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। तो 5 मिनट तो बोलने की है, वो आने वाला नहीं है एक्चुअली में, बट ये वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, फूड में भी हो गया ना, स्विगी पे इन्होंने एक वो बोल्ट करके एक सेगमेंट स्टार्ट किया, देखना। 10 मिनट्स डिलीवरी, बोल्ट बोल्ट नाम दिया उसको, फास्ट एकदम डिलीवरी। फूड ऑर्डर करोगे ना, तो जो रेस्टोरेंट से आने में 25-30 मिनट लग जाती है, वो 10 मिनट में डिलीवर करेंगे, वैसा है। कल शाम को मैंने सैंडविच मंगवाई, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। सामने शक्ति सैंडविच वाला है, तो उसमें दिखा 10 मिनट में डिलीवर करेगा। तो बेचारे ने ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन फिर मोदी जी आए हुए थे। हाँ, तो ये चार रास्ते पे खड़ा है 5 मिनट। मतलब, तो मैं सामने उसको देख रहा हूँ ना, पहुंच ही नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिग्नल ही पार नहीं करने दे रहे उसको। तो 10 मिनट्स बोल के 20 मिनट में आया। मैं सोचा इसको मेल करता हूँ कि ये तो यार गलत हो गया, तुमने 10 मिनट बोल के 20 मिनट लगा दी, तो 10 मिनट डिलीवरी का तो मतलब ही नहीं है। तो वो अपने ज्यादा स्मार्ट है ना। पहले उसके अंदर क्या किया, लेट तो हो ही गया था, मैंने 5:57 को ऑर्डर दिया, 6:16-17 पे डिलीवरी हुई, तो 20 मिनट तो हो गई। तो उसमें तुरंत लिखा हुआ आ गया, 6:12 6:13 हुई थी, वो सिग्नल पे ही होगा। तो उसमें तुरंत लिखा आ गया कि अगर हमारा राइडर 6:17 से पहले नहीं पहुंचा तो आपको 25 रुपीज का कूपन मिलेगा, क्योंकि उसने लेट कर दिया ऐसा। अब उसमें उसने लिखा है कि 10 मिनट्स फ्रॉम द टाइम द रेस्टोरेंट हैज एक्सेप्टेड द ऑर्डर, कंडीशन चेंज कर दी। ऐसा नहीं है मैंने ऑर्डर प्लेस किया वहां से 10 मिनट नहीं, सामने वाले ने ऑर्डर एक्सेप्ट किया वहां से 10 मिनट। अब क्या होता है ना, मैंने ऑर्डर डाला, वो 2-5 मिनट लगाएगा, पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, फिर एक्सेप्ट करेगा, फिर वहां से 10 मिनट काउंट करेंगे, तो हो गए 20 मिनट, उतने में आ गया वो। तो उसको कूपन नहीं देना पड़ा वैसे। बट इस तरीके से वो लोग आपको बोल रहे हैं कि 10 मिनट में डिलीवर कर देंगे, कितनी बार कर भी देते हैं। बीच में जोमेटो वाले ने बहुत खतरनाक किया, पता नहीं, आप कभी ऑर्डर करो तो देखना, मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया। किसी ने ऑर्डर किया होगा और लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया होगा। अब उसके बाद खाना तो पड़ा हुआ है, वो भी ऐप में दिखा रहा है वो, लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन हुआ है ऑर्डर का,
अगर आपको चाहिए तो फ्लैश सेल है, अभी ऑर्डर कर दो डिस्काउंट पे। हाँ, उसने ऐसी कैटेगरी डाल रखी, सच में ऐसा हुआ। हम लोग घर पे, उस दिन संडे था, हम लोग बैठे थे ना, कुछ ऑर्डर करने का सोचा लंच टाइम पे, और रियल में ऐसा हुआ। तो ये छोले कुलचे थे, किसी ने ऑर्डर दिया होगा और कैंसिल कर दिया, और मेरे घर के एकदम पास ही था। तो ऐप में दिखा रहा है कि भाई इमीडिएटली आप बाई कर लो तो अभी डिलीवर कर देगा। 6 मिनट में आ गया, पास में था एकदम, हार्डली 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। कहीं ऑर्डर कैंसिल हुआ ना, तो वो भी उन्होंने ऐप पे डाल दिया कि भाई अभी फ्रेश फूड है, ओपन तो किसी ने किया नहीं, किसी ने मंगवाया होगा, तो उसने कोट कर दिया कि भाई ये प्रोडक्ट है, आपको बाई करना है तो कर लो। तो जो नॉर्मली जो प्राइस होता है ना, उससे इतना डिस्काउंट में दे दिया। मतलब नॉर्मली अगर आप छोले कुलचे मंगवाते हो या, तो आराम से 200-250 रुपए की एक प्लेट का चार्ज करते हैं। और आजकल ओवर हाइप है कुलचे, तो लोग ऐसे बेच रहे हैं ना, लोग घर में बनते लगता है ना, क्या 250-250 रुपए देते हो इतनी चीज के, और लोग मजे से खा रहे होते हैं। वैसा है, 80 रुपए में देके गया डिस्काउंट में। हाँ, अब उसको पूरा नुकसान जाता। इससे तो बेटर है कि भाई जितने रेट में निकल गया निकल गया। एक तो 6-8 मिनट में आ गया, ऊपर से गरम गरम, ऊपर से डिस्काउंट, मेरा तो फायदा हो गया ना। हाँ ठीक है, वैसा है। तो वो लोग देखो इमीडिएटली सॉफ्टवेयर के यूज से ना, टेक्नोलॉजी का इतना यूज कर रहे हैं कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। वैसा अच्छी चीज है। तो देखते रहना, कभी जोमेटो पे भूख लगे ना तो ओपन करो कुछ ऐसा किसी का। हाँ, मेरा एक बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, उसमें ऐसा आया, मैंने रियल में ऑर्डर किया। चार्ज ले लेते हैं वो लोग। और अगर आपने सीओडी में कैंसिल किया ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऑर्डर करोगे ना, वो पैसे जोड़ेगा। हाँ, ऐसा होता है। हाँ, एक बार मेरे में ना राइडर ने कुछ कैंसिल कर दिया था, मैंने नहीं किया था। तो उन्होंने क्या किया, अब ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना, तो बोले आपको पुराना पेमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपका ऑर्डर एक्सेप्ट होगा इस मोबाइल नंबर से, नहीं तो नहीं होगा, वो पेमेंट बाकी है। हाँ ऐसा, मैंने उसको मेल किया ना, मेरे राइडर ने किया, देख ले। फिर उसको मैंने मेल करके या वो मैसेज करके चेंज कराया, तब उन्होंने हटाया। अदरवाइज वो चार्ज लिए बिना नहीं मान रहे, बोले फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वो बात ठीक भी है। अब तो ऑर्डर करे सीओडी, फिर खाना एक्सेप्ट ना करे, तो वेस्टेज ही हो रहा है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं। उस मामले में स्ट्रिक्ट है वो लोग काफी। तो एक क्विक कॉमर्स वाले जो है ना, इनकी इनका बिजनेस डिलीवरी पे ही चल रहा है। और पता है, जैसे ये क्विक कॉमर्स लॉन्च हुआ ना, जेप्टो और ये सब, सबसे बड़ी टेंशन पहले अमेजोन फ्लिपकार्ट को ही आई। क्योंकि इनको देखो, इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं ना, तो विजन बहुत दूर का होता है। और इनको पता होती है इनका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। पहले ब्लिंकिट ने तो सिर्फ ग्रोसरी डिलीवर करना शुरू किया। अब वो लोग यही सोच रहे थे कि यार आज ये ग्रोसरी 10 मिनट में पहुंचा रहा है, कल को मोबाइल फोन भी पहुंचा देगा, ईयरफोन भी पहुंचा देगा, चार्जिंग केबल भी पहुंचा देगा, फिर क्या करेंगे हम। तो हमारा तो बिजनेस ही वही है पूरा, ऑनलाइन मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब। और हम तो 24 आवर 48 आवर में डिलीवर करते हैं। ये 10 मिनट में अगर मोबाइल फोन घर पे देके चला जाएगा, तो लोग हमसे क्यों खरीदेंगे। और आज वो हो रहा है। आप ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पे देख लो। मैंने उस दिन ये जो है ना, ये एक्सटेंडर मंगाया, तो मैं 10 मिनट में ऑर्डर किया मैंने। ये वाईफाई के लिए मुझे चाहिए था। तो वो वाईफाई की रेंज वहां से यहाँ तक जब मैं कनेक्ट कर रहा था ना, तो वॉइस क्रैक हो रहा था लाइव में। लाइव सेटअप करते करते मेरा दिमाग खराब हो गया। उन्होंने टेक्नोलॉजी इतनी लगाई ना, तब जाके चल रहा है। तो वो वहां से वाईफाई, क्योंकि दीवार आती है बीच में, तो ब्रेक होता है कनेक्शन। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि एक्सटेंडर लगा लो, तो आपकी वाईफाई की रेंज वो रूम में बढ़ जाएगी। तो वहां से वो वाईफाई इससे कनेक्ट होता है, और ये खुद अपने आप में एक राउटर बन जाता है। तो इसकी रेंज से अभी ये कनेक्ट हो रहा है, तो डिस्टेंस कम हो गया ना, तो वो वाईफाई का सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाता है वैसा। तो अब ये मंगाया, तो मैंने सोचा, एक मैंने ऑर्डर किया था, दूसरा और चाहिए था। मैं सोचा इमीडिएट बैच अभी कहाँ से मंगाऊं, तो इंस्टामार्ट पे देखा तो अवेलेबल था। तो 9 मिनट डिलीवरी दिखा रहा था। आजू बाजू कोई दुकान से देखे क्या होगा, उसका वेयर हाउस होगा, फटाफट लेके आ गए। अब ये सब चीजें भी इन्होंने बेचनी शुरू कर दिया। यही मुझे अगर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करनी हो, वो 2-3 दिन के बाद डिलीवर करेगा। लेकिन इंस्टामार्ट वाला 10 मिनट में देके गया। अब फ्लिपकार्ट का बिजनेस तो खत्म हो गया ना, मैं फ्लिपकार्ट से क्यों ऑर्डर करूंगा। इसलिए उन्होंने 5 मिनट डिलीवरी और ये सब स्टार्ट कर दिया। अभी आपके लिए एज अ कस्टमर ना, पूरा बोनस टाइम चल रहा है। घर पे गुड्स ऑर्डर करने हैं ना, जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, फ्लिपकार्ट, 4-5 ऐप्स है, सब डाउनलोड कर लो। सारी सर्च करो, उसमें किसी ना किसी में आपको एकदम अनरियलिस्टिक कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अभी ये लोग सब है ना, इन्वेस्टर का पैसा चला रहे हैं, कैश बर्निंग बोलते हैं, कि हम पैसे देते हैं आप मंगवाओ। आपको हैबिट डाल रहे हैं, आपको तो हैबिट है ही। उस चक्कर में आप है ना, एप्स का बेस्ट यूज करो, जो सबसे सस्ता पड़े मंगा लो। फुल फायदा है अभी। थोड़े टाइम चलेगा, फिर बाद में पैसे चार्ज करना शुरू कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो डिलीवरी स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हो गई, क्विक कॉमर्स। उसके बाद है प्रोडक्ट मिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी। ये अपने हिंदुस्तान यूनिलीवर और पतंजलि की बात कर रहे थे। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज, अमूल है, अमूल का एग्जांपल ले सकते हो। इनके पास क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा है कि ये लोग प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस भी कर सकते हैं। भाई जिस सीजन में जो चीज ज्यादा बिकती है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा दो, और जो कम बिकती है उसका प्रोडक्शन कम कर दो, वैसा हो गया। सर्विस स्ट्रैटेजी, 24/7 अवेलेबिलिटी और वो सब टाइप की सर्विसेज। कि भाई आपकी कोई घर पे कोई गुड्स या प्रोडक्ट खराब हो गया, आप इमीडिएट बोलोगे तो हमारा टेक्नीशियन आ जाएगा। अर्बन क्लैप और ये सब जो कंपनीज है, उस टाइप की फैसिलिटी होगी। तो उसमें आप इमीडिएट बोलोगे तो चार्जेस लेंगे, लेकिन आपको आधे 1 घंटे में भेज देंगे, टेक्नीशियन भेज देंगे, वैसा है। कार्स में आता है रोड साइड असिस्टेंस।
आपकी गाड़ी कहीं हाईवे पे खराब हो गई, तो आप कॉल करो तो नियर बाई उनका जो भी वर्क स्टेशन होगा उसके साथ कांटेक्ट होता है, तो इमीडिएट क्रेन भेज देंगे और कार टो कर जाएंगे और आपको ड्रॉप कर देंगे, वो फैसिलिटी देते हैं। दैट इज सर्विस स्ट्रेटेजी। और भी है सर्विस स्ट्रेटेजी में एक एग्जांपल, ये टोयोटा वालों ने बीच में एडवर्टाइजमेंट की थी, और रियल केस है, आप देखना एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। टोयोटा ने बोला कि हम लोग, अब देखो कार तो हर कंपनी बेच रही है, टोयोटा गाड़ियां भी अच्छी है, डिफरेंशिएशन कैसे करें पूरे सर्विस के बेस पे। कार खरीदना एक अलग चीज है, कार सर्विस करवाना हेडेक है। आपने टू व्हीलर सर्विस करवाना भी वही है। क्या होता है, एक तो सुबह सुबह रखने जाओ, साथ में किसी को लेके जाओ, ठीक है, घर से कोई आएगा नहीं, दोस्तों को फोन करते हैं चलना फ्री है क्या, तेरा एक्टिवा ले ले, मेरा एक्टिवा सर्विस में रखने जाना है। फिर दो लोग साथ में जाएंगे, फिर वो आपको ड्रॉप करेगा, फिर 2 दिन बाद व्हीकल मिलेगा, फिर लेने के लिए किसी को पकड़ो, या लेने कौन जाएगा, या तो ऑटो में जाओ किसी को साथ में लेके जाओ, तो वो सब चीजें होती है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। टोयोटा ने ऐसा बोला कि हम 1 आवर में कार सर्विस करने की आपको गारंटी दे रहे हैं, 60 मिनट्स कार सर्विस। तो आपको ना कहीं, मतलब गाड़ी छोड़ने आने की, लेने आने की जरूरत नहीं है। आप कार लेके आओ सर्विस स्टेशन पे, 60 मिनट्स में आपकी गाड़ी सर्विस करेंगे, आपको गाड़ी वापस दे देंगे। इतना टाइम तो आपका आने जाने में वैसे भी लगना है, तो हमारे वहाँ सर्विस स्टेशन में लाउंज है, उसमें बैठ जाना आराम से, चाय कॉफी पीना, तब तक गाड़ी सर्विस हो जाएगी। नाउ दिस इज अ गुड प्रपोजिशन। ऐसे सिटीज में, मेट्रोज में, या ट्रैफिक है, लोगों का टाइम कम है, तो 1 घंटा तो कोई निकाल सकता है, 6 महीने में एक बार गाड़ी सर्विस करानी है, और वहीं बैठ के ऑन द स्पॉट सर्विस होकर मिल जाएगी ना, उसका टाइम बचेगा। अब ये चीज जब आई ना, तब मैंने मेरी गाड़ी तब नियर बाई खरीदी थी, ये 2019-20 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने फोर्ड वाले को पूछा, मैं बोला यार ये टोयोटा वाला तो बोल रहा है 1 घंटे में सर्विस कर देंगे, आप लोग की ऐसी कोई स्कीम नहीं है क्या। तो मैं उसको छेड़ रहा था, कुछ तो होना चाहिए, ये गाड़ी रखने जाना बहुत हेडेक वाला काम है, मेरी गाड़ी में थोड़ा इशू है, 2-3 महीने से ऐसा है, बट इतना मेजर नहीं है, बट टाइम नहीं निकल रहा, मैं देने भी नहीं जा रहा, उसको बोल भी नहीं रहा, अपना ठीक है देखेंगे। तो उसने बोला नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वो जो टोयोटा वालों ने एडवर्टाइजमेंट कर दी उसकी अलग चीज है, हम भी वो सेम चीज करते हैं, आपको जिस दिन गाड़ी सर्विस करानी है, आप एक दिन पहले बोल देना, अगर आपको आना है यहाँ पे, तो आपको ना टेक्नीशियन टाइम दे देगा कि भाई सुबह 10 बजे आ जाओ, तो 10 बजे वो फ्री रहेगा, अगर आप टाइम टू टाइम आ जाओगे ना, तो 10 बजे आपकी गाड़ी सर्विस में ले लेंगे, 1-1.5 घंटे में सर्विस हो जाएगी, आप लेके जाना। बोलो सेम फैसिलिटी हम भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, फोर्ड वाला पिक एंड ड्रॉप दे रहा है, अब मुझे गाड़ी सर्विस करानी होती है तो मैं उसको फोन करता हूँ, घर से गाड़ी लेके जाता है, सर्विस करके देके भी जाता है, तो मुझे एक्चुअली उसके सर्विस सेंटर जाना ही नहीं पड़ता। तो कंपटीशन में क्या है, फिर हर कंपनी को सर्विसेज देनी पड़ रही है कि भाई हम सामने वाले की सर्विस की स्ट्रेटेजी को बीट कर सके, वैसा। तो ये भी एक पॉइंट है। हाँ वो सेल वाला है ना, प्री ओन कार्स का सेगमेंट है, Hyundai का है ना। तो Hyundai के तो शोरूम बने हुए हैं प्री ओन कार्स के। अभी Hyundai और किया और मारुति, ये 3 कंपनीज ने अपना एक सेगमेंट निकाला है, जहाँ पे आप इन्हीं को उनकी गाड़ी वापस बेच सकते हो, फिर वो लोग आगे कस्टमर को रिफर्बिश करके थोड़ा रिपेयरिंग करके बेचते हैं। मारुति का ट्रू वैल्यू करके एक ब्रांड है, तो ट्रू वैल्यू के शोरूम आपने देखे होंगे, तो मारुति खुद ही प्री ओन कार्स बेचता है, तो सेकंड हैंड वर्ड नहीं यूज करते, प्री ओन बोलते हैं। सेकंड हैंड बोले तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, प्री ओन कार्स इज लाइक स्टिल अ बेटर वर्ड, वैसा है। तो किया का भी शोरूम है, Hyundai का भी है, सब जगह, तो वो उन्होंने वैसे मेंशन कर रखा है, तो स्ट्रेटेजी चल रही है। सेकंड हैंड गाड़ियों का मार्केट इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, राइजिंग है, बिकॉज क्या है ना, एक तो नई गाड़ी खरीदना महंगा होता जा रहा है, प्लस लोग गाड़ी बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं, तो 2-3 साल 4 साल पुरानी गाड़ी अच्छी कंडीशन में सेकंड में हाफ रेट में मिल जाती है। तो काफी लोग अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, अब वो थोड़ा सा यंग जनरेशन ने छोड़ दिया है, क्या सेकंड हैंड गाड़ी लूंगा लोग क्या सोचेंगे। पहले के जमाने में था, आपके पेरेंट्स बोले सेकंड हैंड गाड़ी तो यार, बोले नहीं यार लोग क्या सोचेंगे, आजू बाजू कोई देखेगा पुरानी गाड़ी लेके आया कैसा लगेगा, अपने को लगता है पैसे इतने हैं मेरे पास, गाड़ी मुझे चाहिए, सेकंड हैंड है फर्स्ट हैंड है, जिसको फर्क पड़ता है वो देख ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अब लोग काफी इस पे स्विच होने लग गए कि भाई सेकंड हैंड कार्स चलेंगी, और उसकी वजह से उसका मार्केट बहुत ग्रो कर रहा है, वैसा तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड। नेक्स्ट आपका आ गया इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इसमें अपन ने स्टारबक्स की बात की थी, वो पैकिंग मटेरियल, एक एग्जांपल वो ले सकते हैं कि भाई रिसाइकलेबल पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो एक एग्जांपल है, आपको लिखना है तो ये सब लिख लेना। एक टेट्रा पैक आया, पैकिंग है टेट्रा पैक, मिल्क प्रोडक्ट्स में, ठीक है, टेट्रा पैक क्या होता है पता है? वो फ्रूटी का, और जो वो लस्सी का पैक आता है, माजा का पैक आता है, तो ये अमूल गोल्ड का टेट्रा पैक आता है एक। तो वो जो है दैट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, क्योंकि वो 100% रिसाइकलेबल है, वो मेंशन करते हैं। अब प्लास्टिक की बोतल, एक कोल्ड ड्रिंक, और उसके बदले वो टेट्रा पैक में, तो उसमें क्या है, फर्क हो गया, प्लास्टिक जो है रिसाइकलेबल है नहीं, या अगर है भी तो उसमें प्रोसेस है, लेकिन ये टेट्रा पैक तो पेपर है, तो वो जल्दी रिसाइकल हो जाता है। तो ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है। पेपर बोर्ड का भी अपन ने एग्जाम्पल लिया था, तो गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहे थे अपन, पीओपी के बदले मिट्टी की मूर्ति आ गई, वैसा है, तो फर्क है। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स में इन्होंने ऐसा बोला है कि बहुत सारी कंपनीज जो है कॉमन रॉ मटेरियल या कॉमन स्पेयर पार्ट्स का यूज करके अपनी कॉस्टिंग और इन्वेंट्री बचाने की कोशिश करती है। एग्जांपल देता हूँ, आपको रिलेट हो जाएगा। मारुति का एग्जांपल ले लो, मारुति की एक गाड़ी आती है स्विफ्ट, एक आती है स्विफ्ट डिजायर। दोनों गाड़ियां अगर आपने देखी हो, तो मॉडल उसका सिमिलर है, लेकिन एक वो सेडान है, एक हैचबैक है, एक में पीछे वो बूट स्पेस अलग से आती है,
और स्विफ्ट में जो है साथ में स्पेस आती है कि आप गाड़ी के अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हो, उसको वैसा है। तो दोनों का ना मॉडल एक साइड से थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फ्रंट देख लो आप गाड़ी का, पूरा सेम है। उसकी हेडलाइट है, उसका शेप और स्ट्रक्चर है। अच्छा इंटीरियर देख लो, मारुति कोई भी गाड़ी में बैठोगे ना इंटीरियर सेम है, देखा है कभी ऐसा? स्टेयरिंग व्हील सेम होगा, एसी वेंट सेम होंगे, सीट एक जैसी होगी, तो आपको ना इंटीरियर में कोई फर्क नहीं लगेगा। ये कंपनी जानबूझ के करती है, इससे ना कॉस्टिंग में बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो उनके 10 मॉडल है अलग अलग, मारुति में स्विफ्ट है, ये है वो, बहुत सारे मॉडल्स है, पर है ना उनके अंदर यूज होने वाले पार्ट्स कॉमन है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत कॉस्ट सेविंग हो जाता है। अब अगर उनके पास मान लो ऐसा है कि उनको हेडलाइट रखनी है, और उनको मालूम है कि हमारे 5 मॉडल में सेम हेडलाइट लगती है, तो उनके पास इन्वेंट्री में उनको एक ही कैटेगरी की इन्वेंट्री रखनी है और कम यूनिट्स रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये अगर पांचों की हेडलाइट अलग अलग है, तो सबके 5-5 पीस रखने पड़ेंगे। इसके बदले एक एक ही टाइप के होंगे तो 5 पीस टोटल भी चल जाएंगे। तो हर जगह इन्वेंट्री का जो उनका पैसा ब्लॉक हुआ है ना वो कम हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है, प्लस कन्वीनियंस हो जाती है। मैकेनिक को ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ती, उसको पता है ये लाइट कैसे फिट करनी है। हर गाड़ी में ये होती है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। तो कंपोनेंट्स को स्टैंडर्डाइज करने से कॉस्टिंग कंपनी का कम हो जाता है। अच्छा अगर एक ही जैसी हेडलाइट सब में लग रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी तो कम हो जाता है, क्योंकि फिर बल्क में बना सकते हो आप, तो उसकी कास्टिंग असेंबलिंग डिफरेंट नहीं करनी पड़ती। तो हर कंपनी ये स्ट्रैटेजी यूज करती है। तो स्कोडा का भी एग्जांपल ले सकते हो, स्कोडा में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो सिमिलर मॉडल पे है। फ्रंट लुक देखना सब गाड़ियों का सेम होता है। आप स्कोडा की गाड़ियां देख लो, फ्रंट लुक आपको सिमिलर मिलेगा। उसमें क्या है ना, फ्रंट ग्रिल है, हेडलाइट्स है, हेडलैम्प्स है, उसकी वायरिंग है, मडगार्ड है, सब कॉमन। तो क्या है, एक बनाया है ना सब गाड़ी में चलेगा, तो उनको इन्वेंट्री बहुत कम रखनी पड़ती है, इससे फर्क पड़ता है, कॉस्ट कटिंग हो जाती है वैसा। ठीक है। और भी एक है फ्लेक्सिबल, ये लेगो के टॉयज आते हैं, पता है आपको? लेगो करके कंपनी, उसके वो है ना सब ब्लॉक्स आते हैं। तो वो ब्लॉक्स को ज्वाइन कर करके ना आप अलग अलग शेप में कुछ भी बना सकते हो। आपको घर बनाना है, कोई कैरेक्टर क्रिएट करना है, तो उसके प्लास्टिक के ब्लॉक्स आते हैं और वो फिक्स हो जाते हैं एक के ऊपर, ऐसे सर्कल सर्कल में उसके ग्रूव्स होते हैं। तो उसको आप फिक्स कर दोगे ना, तो अलग अलग चीजें उसके अंदर बन जाती है। दैट इज लेगो टॉयज आते हैं, थोड़े कॉस्टली ब्रांड है वो, लेकिन बहुत चलता है वैसे, बच्चों में काफी क्रेज है उसका। अब वो लेगो में भी वैसा ही है, वो स्टैंडर्डाइज है ना, उसके जो वो उसके पार्ट्स है, ब्लॉक्स है, वो तो स्टैंडर्ड ब्लॉक्स है, रेक्टेंगल शेप के एक ही जैसे ब्लॉक्स है। अब आप उसको जोड़ जोड़ के उसमें से क्या बनाना चाहते हो आपका कॉल है। अलग अलग कलर में आ जाते हैं लेकिन शेप सबका सेम है, तो वो भी एक तरीके का स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हो गया। एक और एग्जांपल मैंने देखा था इसमें, सबवे सैंडविच, है ना? हाँ, गए हो कभी? समझ ही नहीं आता क्या करना है भैया, जो आपको पसंद है बना दो। लास्ट इतना कंफ्यूज कर देता है कि मैं पता नहीं क्या इसमें डलवाऊं क्या नहीं डलवाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, और सबवे सैंडविच एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है, आप जैसा बोलोगे वैसा बना के देगा। जैसे सुनने में यूनिक लगता है, लेकिन जब वहां जाओ और लाइन लगी होती है तो बहुत गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि अभी आगे 4 लोग खड़े हैं। अब कब इसका सैंडविच बनेगा, कब मेरा नंबर आएगा। मैकडोनल्ड अच्छा है, भैया मैक वेज ही लगा दो, फटाफट बना के दे देगा, क्योंकि वो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। उनका टारगेट है 1 मिनट में बर्गर रेडी करके देना। तो वो कोई कस्टमाइजेशन सुनता नहीं है, बोले यही बर्गर है ऐसे ही बनेगा, फटाफट बना के देना है। सबवे वाला अलग बोला आराम से आओ बैठो, बोलो क्या क्या सब्जियां डालनी मैं बना के देता हूँ। अब उनके पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो तो कॉमन है ना, आप जो बोलोगे वो मिक्स करके असेंबलिंग कर देगा, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसा बोलोगे वैसा चेंज कर देगा। पहले पूछता है ब्रेड कौन सी, अब 6 टाइप की ब्रेड है, उन्हें देख के तो नाम ही नहीं बोले नहीं जा रहे, तो नाम बोले नहीं जा रहे, हाँ कौन से, हाँ वो नाम समझ नहीं आ रहे। तो पहले तो अपने को लगता है मतलब या तो गवारा समझेगा अपने को या बेइज्जती हो जाएगी। कौन सी ब्रेड है, पार्मेसन ऑरेगेनो ये वो गार्लिक, मतलब तू कौन सी खाता है वो बता दे। तो जो अच्छी लगे वो बना के दे दे, तो अपने को तो समझ नहीं आती, फर्स्ट टाइम जाओ तो पूरा कचरा हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं है। फिर उसके बाद बोलेगा उसको उसमें वेजिटेबल्स कौन से डालने हैं। तो एक इंग्लिश वेजिटेबल थे उन्हें देसी वाले, फिर वो एलेपिनो लेटस ये वो पिकल्स पता नहीं, अब देख के ना ये सब तो घर में कभी खाया नहीं है, तो जो समझ में आ रहा है तो प्याज टमाटर वही लगा दे वही ठीक है। तो अपन वहां जाकर भी बेसिक सैंडविच बना रहे हैं उससे, सॉसेज और लेके आ जाता है, इतने सारे टाइप के सॉस है। वहीं जाके नाम पता चले कि इतने सॉस होते हैं। अपने वही किसान का टोमेटो केचप पता था, उसके ऊपर मालूम नहीं था। एक मेयोनीज मालूम था, ये तो इतने सारे मेयोनीज में 3-4 फ्लेवर ले आया, मस्टर्ड ये वो मिंट में वो तंदूरी बारबेक्यू, इतने सॉसेज है। अब जाके मालूम पड़ा इतने सॉस होते हैं। तो अब टेस्ट भी नहीं पता है, अब कलर देख के जज कर रहे हैं कि ये वाला सही लगेगा टेस्ट में, नहीं लगेगा मालूम नहीं वैसा है। तो ये सबवे सैंडविच वाला जो है वो भी फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, आप जैसा बोलोगे वैसा बना के दे देगा वो। ठीक है। इसके बाद लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, लो कॉस्ट में वही है जितना सस्ता बनाओगे उतना अच्छा है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो और कॉस्टिंग घटाने की कोशिश करो। चाइना वाला यही करता है। चाइना में बड़ी खतरनाक स्ट्रेटेजी है, वो लोगों ने जो इतना मार्केट डेवलप किया है ना, आप बिलीव नहीं करोगे कैसे काम करते हैं। मतलब इंसान है कि मशीन है वो समझ में नहीं आता। एक एक बंदा अगर मोबाइल असेंबलिंग की फील्ड में घुसा है, वो सिर्फ मोबाइल असेंबलिंग ही करेगा, उसको दूसरा और कोई काम देंगे नहीं, उसको और कोई काम सिखाएंगे नहीं, वो मशीन की तरह मोबाइल असेंबल करता है। एक चाइनीज वर्कर जितनी देर में मोबाइल असेंबल कर लेता है ना, इंडियन वर्कर कर ही नहीं सकता।
ये एक करेगा ना उतने में 10 कर लेगा, इतनी स्पीड है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ना सिर्फ उसी काम की दी है, वो नींद में भी उसके हाथ चलेंगे, मोबाइल असेंबलिंग कर लेगा, इतना फास्ट काम करते हैं वो लोग, ट्रेनिंग ही वैसी दी है। और पूरा पूरा सिटी वैसे डेवलप किया है। जो मोबाइल असेंबलिंग का जहाँ पे जैसे अपने सूरत में डायमंड हब है, वहां पे उन्होंने सिटीज वैसे डेवलप की कि ये सिटी पूरा टॉय मार्केट है, तो वहाँ पे सारी फैक्ट्रीज में टॉयज बनते हैं। तो वहां पे रहने वाला हर एम्प्लॉय टॉय बनाना जानता है। अगर वो फैक्ट्री इधर से उधर भी करेगा ना, तो भी यहाँ भी टॉय बना रहा है, वहां भी टॉय ही बना रहा है, उसको मोबाइल असेंबलिंग वाला काम ही नहीं देगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी स्पीड में काम कर नहीं पाएगा। और जो मोबाइल असेंबलिंग कर रहा है उसकी इतनी स्पीड हो चुकी है, ये बीट नहीं कर पाएगा उसको। तो एक बार आपकी लाइन डिसाइड होगी ना कि ये मैन्युफैक्चर करना है, आप उसी के स्पेशलिस्ट हो और आप वही करते रहोगे। लर्निंग कर्व इफेक्ट बोलते हैं, एक ही काम बार बार करने से स्पीड आ जाती है। तो वो लोग इसका इतना फायदा लेते हैं कि भाई एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होता है, बोर होता है, एक ही काम कर करके थक गया है, कुछ नहीं सुनेंगे, भाई प्रोडक्शन फास्ट होना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करना है। तो ये स्ट्रैटेजी है। तो इतना बल्क में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो इतना क्विक, तो कॉस्टिंग आपकी कम हो ही जाती है, एक एडवांटेज। तो ये प्रोडक्शन वाली सारी स्ट्रैटेजीज आपकी विद एग्जांपल्स मैंने बता दी। एग्जाम्पल लिख के रखना तो अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम्पल पढ़ोगे ना तो थियरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो फिर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी, ये लास्ट कैटेगरी है। लॉजिस्टिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है? लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारी कंपनीज ने इस स्ट्रैटेजी को भी अपनी मेन स्ट्रैटेजी बनाया, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें इतना क्या बड़ी बात है? बालाजी वेफर्स का एग्जांपल ले लो, लॉजिस्टिक्स की वजह से वो लोग इतना ग्रो हुए। वन ऑफ द रीजन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही रीजन है, बट उन्होंने लॉजिस्टिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो भाई अवेलेबिलिटी, अब बालाजी से पहले वेफर ब्रांड में कौन था? लेज, ठीक है। आज की डेट में लेज दिखता है आपको कहीं? गुजरात में तो आपको दिखेगा ही नहीं, ढूंढना पड़ता है। लेज खरीदना हो ना स्पेसिफिक तो ढूंढना पड़ता है, भाई है या नहीं, बोले बालाजी ले लो, सेम ही है। दुकान वाला आपको बालाजी पकड़ाएगा, क्योंकि गुजरात का लोकल मैन्युफैक्चरर है। ये भी काफी साल से है, 1978 या 80s की कंपनी है, और अब जाके इतना बड़ा ब्रांड बना है। तो इन्होंने भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया था, और फिर उसके बाद इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। वन ऑफ द स्ट्रेटेजी दे यूज वाज लॉजिस्टिक्स। इनका एक आइडिया ये था, देखो लेज एक तो महंगा है, महंगा इन द सेंस क्वांटिटी कितनी देता है आपको पता है, तो हवाई आती है, दो चार चिप्स आ गई बीच में तो ठीक है, बाकी तो हवाई बेच रहा है वो, ऐसा है। तो इन्होंने पहले तो उसकी वीकनेस में ये देखा कि क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, क्वांटिटी बहुत कम है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम है अवेलेबिलिटी, रूरल एरियाज में, हाईवेज पे जो शॉप्स होती है, ऑन द वे कहीं जा रहे हैं, उन जगहों पे ना हर जगह लेज नहीं पहुंचा था। तो इन्होंने ये देखा कि जहाँ लेज नहीं पहुंचा है पहले वहां चलते हैं, क्योंकि वेफर का एक मार्केट तो है, लेकिन वहां पे किसी को लेस पता भी होगी तो मिलती नहीं है। तो अगर हम सिमिलर टेस्ट प्रोवाइड कर ही रहे हैं तो लोग खरीदेंगे, और टेस्ट अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं खरीदेंगे, और क्वांटिटी डबल दे रहे हैं। लेज आती है 10 रुपए के पैकेट में 15 ग्राम, बालाजी वाला देता है 35 40। अब उन्होंने 20 25 तक बढ़ाई है, हो गया 15 ग्राम पे लिखता है 40% एक्स्ट्रा, तो उसको 25 ग्राम कर देता है, ये दे रहा है 35 40 ग्राम, तो अभी भी वो ज्यादा है। अब लेस जो है वो उस लेवल पे क्वांटिटी प्रोवाइड कर नहीं पाएगा, उनके मार्जिन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को देना है, ये है वो बहुत चीजें हैं, लेकिन ये लोकल लेवल पे कर पा रहा है। तो इन्होंने अपनी लॉजिस्टिक नेटवर्क को इतना स्ट्रॉन्ग किया, डिस्ट्रीब्यूशन को, कि हर दुकान में बालाजी मिलना ही चाहिए। लेस जहां नहीं पहुंचा है वहां तो पहले पहुंचो, और जहां पहुंचा है ना वहां पे भी जाना है। फिर क्या कर रहे हैं, वो शॉपकीपर को मार्जिन ज्यादा दे रहे हैं, 10 रुपए के एक पैकेट पे तो ज्यादा कमा, अपना मार्जिन कम कर दिया। दुकान वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो ब्रांड वो बेचेगा ना पब्लिक वही खरीदेगी। भाई एक ही दुकान है, यहीं पे सामान मिलता है, मैं लेज रखता ही नहीं हूँ, मैं बालाजी रखता हूँ। खाने वाले खाएंगे, फिर धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन वो देखेगा मेरे को 10 रुपए के पैकेट पे वो 50 पैसे देता है या 80 पैसे दे रहा है, मैं 80 पैसे वाला ही रखूंगा, मैं तो अपना फायदा देखूंगा, प्रोडक्ट अच्छा है, धीरे धीरे लोग स्विच कर लेंगे। तो इस वजह से उन्होंने अपना प्रोडक्ट पूरा गुजरात में एक मोनोपोली बना ली, और आज की डेट में कोई ब्रांड नहीं है जो बालाजी को टक्कर दे सके, पॉसिबल ही नहीं। और अब वेफर तक तो क्या उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आप नमकीन और स्नैक्स में जो खा सकते हो, जो आपको पसंद हो। हाँ हाँ हाँ, वो भी निकाल दिया ना उसने, हाँ वो डब्बा, वो स्टैक वाला जो आता है वो भी। हाँ वो भी, उसमें छोटा वाला पैक भी आ गया, उसने कुछ नहीं छोड़ा है। उन्हें इतना स्मार्ट बिजनेस करते हैं वो लोग कि नमकीन के आइटम में एक तो ड्राई स्टेट, और आपको हाँ चखना सप्लाई करने में नंबर 1, ठीक है। सब कुछ मिलेगा नमकीन में, जो चाहिए वो बेच रहे हैं, सारा सप्लाई यहीं से हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट नहीं छोड़ा है। और पैकेट का साइज देखो, 5 5 रुपए में सब कुछ मिल रहा है। तो वो सबसे अच्छी यूटिलिटी है उसकी, कि वो हैंडी पैक होता है तो फटाफट बिक जाएगा, कितनी भी कम क्वांटिटी है तो वो बिकने ही वाली है वैसा। तो वो स्ट्रैटेजी उन्होंने लगाई, तो लॉजिस्टिक्स पे काम किया है। और भी बहुत कंपनीज है जो लॉजिस्टिक्स पे फोकस करती है कि अपने को प्रोडक्ट हर जगह पहुंचाना है, अपने आप बिकेगा। इसमें यही बात हो रही है। अब इनकी जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है वो देख लेते हो, सेकंड पेज पे ही एलिमेंट्स में क्या है, उसी में आंसर बनेगा आपका। कस्टमर सर्विस पॉलिसी, ठीक है। ऑर्डर फुलफिलमेंट वो सेंस में हो गया। लॉजिस्टिक में देखो ट्रांसपोर्ट करना है,
कस्टमर ऑर्डर दे और उसको सामान ना मिले, जल्दी टाइम पे ना मिले, गुड्स पहुंचे नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है। बोला कस्टमर सर्विस पॉलिसी में ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है ना वो एक बड़ा पॉइंट है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा बोल रहा है इन्वेंट्री लोकेशन। इन्वेंट्री लोकेशन जो मैं आपको ये फ्लिपकार्ट अमेजोन के वेयर हाउस का बता रहा था कि अपने यहाँ पे गुजरात में आप ऑर्डर कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में थाने और भिवंडी वाले रोड पे इनके वेयर हाउसेज हैं। तो वहां से क्या है ना, वो 100 200 250 किलोमीटर के रेडियस में सामान डिलीवर करना उनके लिए जल्दी पॉसिबल है। तो जो 24 आवर डिलीवरी का वो लोग अश्योरेंस देते हैं, वो तभी हो सकता है जब एक डिस्टेंस के बाहर उनका गुड्स ना रखा हो। तो इन्वेंट्री की लोकेशन क्या होगी, वो स्ट्रेटेजिकली उनको सिलेक्ट करनी पड़ती है, डिपेंडिंग कि ऑर्डर्स कहाँ से कितने आते हैं और किस टाइप के आते हैं। अब उस हिसाब से वो सारा डेटा एनालिसिस का गेम हो जाता है कि भाई इतने ऑर्डर, जो मैं अमेजोन का आपको बता रहा था कि भाई उन्होंने डेटा देखा, उनको मालूम पड़ा कि यार हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सी जगह से क्या ऑर्डर आएंगे, तो उसके बेसिस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सकती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री पॉलिसी, सिमिलर चीजें होगी, कौन से गुड्स कितने कहाँ पे रखने हैं, वो पास्ट ट्रेंड पे डिपेंड करेगा, सीजन पे डिपेंड करेगा। इसके बाद क्या है, कॉस्ट प्लान। कॉस्ट प्लान वही है, कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस। देखो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा लगता है, फिर वो आपको देते हैं फ्री शिपिंग, मतलब मिनिमम इतना ऑर्डर करो फ्री शिपिंग हो जाएगी। तो कॉस्टिंग खुद की भी तो बचानी है ना, अगर कस्टमर को फ्री में देना है तो वो पॉइंट है। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ से गुड्स निकलेंगे, कहाँ जाएंगे। ऑर्डर आता है तो सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा ना, ये वाला गोडाउन ज्यादा पास पड़ेगा, इसको यहाँ से प्रोसेस करो। ये सब पॉइंट्स होंगे। ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी कम्युनिकेशन, आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितने अच्छे होंगे उतना आप इजीली इसको प्रोसेस कर पाओगे। मैन्युअली ये काम नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रैकिंग वैकिंग आता है ना, आप ट्रैक कर सकते हो, यहाँ से निकला, इस हब पे पहुंचा, इतने बजे यहाँ डिलीवर हुआ, सब ऑनलाइन हो गया, तो ट्रैकिंग कभी पॉसिबल है। लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब इसमें भी तो पूरा स्टाफ होगा ना, पूरी टीम होगी, किसको क्या रोल देना है, कौन क्या काम करेगा। अभी वेयर हाउस पे गुड्स जाते हैं तो पहले वो बारकोड स्कैनिंग होता है, जैसे बारकोड स्कैनिंग होता है वो मोबाइल ऐप के साथ इंटीग्रेटेड है, तो आपको जो दिखता है ट्रैकिंग ऑर्डर में, तो वो मैन्युअली एंटर नहीं करते, वो जैसे उनके गोडाउन में वो इनकी एंट्री होती है ना कि गुड्स आ गया, वो स्कैनिंग करते ही ना वो सॉफ्टवेयर में भी अप हो जाता है, तो आपको भी तुरंत दिखने लग जाता है कि भाई ये गुड्स यहाँ पे पहुंच चुका है। डबल डबल वो लोग काम नहीं करते, प्रोसेसेस को एलिमिनेट करते हैं। इंटीग्रेट कर दो ना, एक ही सॉफ्टवेयर बना दो, ट्रैकिंग करते हैं उसके अंदर अपने आप स्कैन हो जाएगा, प्रोडक्ट आ गया वैसा। लॉजिस्टिक टारगेट एंड मेट्रिक्स, वो तो रहेगा ही टारगेट। अभी उस दिन बात हो रही थी, ये नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने बोला हाईवेज की जो बात चल रही है, अपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो बनाया अभी, तो उसके काफी सारे बेल्ट उन्होंने पोर्शन में स्टार्ट कर दिया कि भाई ये रूट शुरू हो गया। अब उन्होंने बोला कि मेरा टारगेट वही है कि दिल्ली से मुंबई बाई कार किसी को ट्रैवल करना हो तो लेस देन 12 आवर्स में पहुंच सके। तो जो वो रूट बनाया पूरा एक्सप्रेस वे, वो एक्सप्रेस वे उस इंटेंशन से बनाया कि भाई इतनी स्पीड पे उस पर गाड़ियां चल सके। अब उन्होंने रोड का टेस्टिंग किया, उसका वीडियो डाला है उनके इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल पे। वो गाड़ी में ना वो पानी का ग्लास रखा था और गाड़ी चलाई, जो इंजीनियर था उसको बिठाया था, बोले पानी गिरना नहीं चाहिए इसमें से, रोड उतने अच्छे बने होंगे ना तो ही तो पास हुआ, नहीं जो ठीक से बनाने पड़ेंगे, पेमेंट नहीं होगा तुम्हारा। वैसा है, वैसे करके उन्होंने टेस्ट किया, पानी का ग्लास रखा, गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है और ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए, तो अगर खड्डा आएगा तो पानी गिरेगा। वैसा है। ऐसे टेस्ट ना जापान में और सब जगह, चाइना में, बहुत कंट्रीज में हो चुके हैं। वो बुलेट ट्रेन के अंदर पानी का ग्लास रखा था पूरा भर के। अब बोले बुलेट ट्रेन 350 की स्पीड पे भाग रही है लेकिन पानी गिरेगा नहीं, तो वो उसकी एक्यूरेसी बताती है ना, तो वैसा टेस्ट उन्होंने भी उस दिन किया। और वो हाईवे के रोड्स वैसे बनाए कि वो चीज मेंटेन हो सके, और कार की एवरेज स्पीड 120 140 150 जानी चाहिए, तभी तो दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचेंगे। अब उन्होंने बोला कि रोड जितने अच्छे होंगे उतना ना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होता है। बिकॉज देखो खराब रोड्स होते हैं ना, तो ट्रक्स का वेर एंड टेयर, ट्रक की एवरेज कम हो जाती है, पेट्रोल का कंजम्पशन डीजल का बढ़ जाता है, ड्राइवर की कॉस्ट बढ़ जाती है, वो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा पैसे मांगेगा, तो पर किलोमीटर जो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ना वो बढ़ जाता है। तो उन्होंने बोला कि हमें इस चीज को कट डाउन करना है। और डेटा एनालिसिस बता रहे थे, यूएस में गुड्स जब डिस्पैच होते हैं तो एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में लॉजिस्टिक का कॉस्ट है कुछ 3 to 4% ऐसा कुछ, इंडिया में बोले 16%। तो बोले हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ना कंपनीज को ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा है। तो अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का 16% का खर्चा, हम अमेरिका से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर रहे, अगर 8% पे भी लेके आए और उनका 3-4% है, तो 16 का 8 हो जाएगा, तो सेलर का मार्जिन बढ़ेगा। उस मार्जिन का एक हिस्सा वो कस्टमर को पास ऑन करेगा डिस्काउंट के फॉर्म में, तो चीजें सस्ती भी होंगी और प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। तो बोले रोड्स अच्छे होंगे ना तो ये चीज हो पाएगी, वैसे इसलिए उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीजें कनेक्टेड है वैसे, तो इसकी बात भी हो रही। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लॉजिस्टिक्स वाले हो गए एलिमेंट्स, एक आंसर ये बन सकता है। अभी जितने फंक्शंस है ना, हर एक फंक्शन अपने आप में टॉपिक है, जिनमें से क्वेश्चंस बनाना उनके लिए काफी इजी है, वो पॉसिबल है। ठीक है, तो सारे फंक्शंस अपन ने देख लिए, कंप्लीट है। अब इस चैप्टर में सिर्फ वो लास्ट में कुछ केसेस बाकी है,
ये केस स्टडीज ना इन्होंने मॉड्यूल में दे रखी है, मैंने इसमें ऐड की है। वर्ड टू वर्ड लर्निंग का तो कोई इतना सेंस नहीं है। एज अ स्टोरी आपको बता दूंगा कि कौन सी कंपनी का केस है और उन्होंने मेजरली क्या किया। बाकी उसके ऊपर लर्न करने मत जाना। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड पता होता है ना कि अच्छा ये कंपनी है, बाई चांस कुछ पॉइंट यूज हो जाए तो आप लिख पाओगे, ऐसा बाकी लर्न नहीं करना है। अच्छे केसेस ऐसे, नो डाउट। बट ये आज नहीं रखते, फिर कल ही करवाऊंगा। एक सेशन इसमें चाहिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा मिनिमम लगेगा, तो कल कंटिन्यू करेंगे। वो वीडियो के लिए कल बोल रहा हूँ, बोले परसों, ठीक है।